हाँ, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की। जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अध्याय 86। कोई नहीं जानता था कि विक्रांत राणा क्या साजिश रच रहा था, लेकिन शिवांश अग्निहोत्री को इतना तो समझ आ ही गया था कि गुरु देवानंद जोशी को म्यांमार जेड फेयर में गड़बड़ करने के लिए कहकर वह वहां कुछ बड़ा करने की फिराक में है। गुरु देवानंद के घर से निकलते ही शिवांश ने तुरंत शालिनी कपूर को फोन किया और कहा कि कुछ जरूरी बात करनी है। फिर बिना वक्त गंवाए वह गाड़ी लेकर सीधे उनके पास पहुंच गया। क्या बात है, इतनी रात को बुलाया? शालिनी ने थोड़ा शिकायती लहजे में कहा जैसे ही उसने शिवांश को देखा। शिवांश को साफ दिख रहा था कि शालिनी अभी अभी नींद से जागी थी। और भला कौन होगा जिसका मूड नींद में खलल पड़ने पर अच्छा रहेगा। एक जरूरी बात बतानी है ताकि तुम पहले से तैयार रह सको, शिवांश ने गंभीर होकर कहा। अगर शालिनी को विक्रांत की साजिश के बारे में कुछ नहीं पता होता तो अंजाम भयानक हो सकता था। शायद ये म्यांमार जेड फेयर कपूर ज्वेलरी का आखिरी मौका बन जाता। गुरु देवानंद अब विक्रांत राणा के साथ मिल गए हैं, शिवांश ने भारी आवाज में कहा। क्या? नामुमकिन? गुरु देवानंद भला विक्रांत के साथ कैसे जा सकते हैं? ये सुनकर शालिनी का चेहरा फट पड़ गया और उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। जब मुझे ये खबर मिली मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने खुद गुरु देवानंद से बात की है। वो सचमुच विक्रांत के साथ हैं, शिवांश ने थोड़ा लाचार होकर कहा। अगर गुरु देवानंद ने खुद ये बात न मानी होती तो शिवांश को भी यकीन न होता कि वो विक्रांत के साथ चले जाएंगे। आखिर हुआ क्या? अब शालिनी की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसने जल्दी से पूछा। शिवांश ने तुरंत गुरु देवानंद के साथ अपनी बातचीत का सारा ब्यौरा बता दिया। ये कैसे पता चला, इस बारे में उसने थोड़ा झूठ बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई जाने कि वो विक्रांत की जासूसी कर रहा है। मुझे कभी नहीं लगा था कि गुरु देवानंद विक्रांत के छोटे गुरु भाई होंगे, शालिनी ने कड़वे स्वर में कहा। ये बात उसके लिए पूरी तरह अनपेक्षित थी। छोटे गुरु भाई कहना ठीक नहीं। गुरु देवानंद को पूरी तरह मजबूर किया गया है, शिवांश ने कहा। शालिनी चुप रही। अभी कुछ दिन पहले ही उसने गुरु देवानंद को कपूर ज्वेलरी का मसीहा माना था और अब वो विक्रांत के साथ मिलकर उसे फंसाने की साजिश रच रहे थे। अगर शिवांश को समय पर खबर न मिली होती तो म्यांमार पहुंचने तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। यही वजह थी कि शिवांश इतनी जल्दी में शालिनी के पास आया था। म्यांमार जेड फेयर बस कुछ ही दिन दूर था। अगर शालिनी ने कोई इंतजाम न किया तो नतीजे वाकई भयानक हो सकते थे। गुरु देवानंद अपने गुरु को बचाना चाहते हैं तो इस मामले में उन्हें पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता, शिवांश ने शालिनी को देखते हुए कहा और आगे बोला। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि म्यांमार जेड फेयर के लिए हम क्या करें। हाँ, म्यांमार जेड फेयर, शालिनी ने हल्का सा सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये म्यांमार जेड फेयर कपूर ज्वेलरी के वजूद से जुड़ा था। हाल के दिनों में कपूर ज्वेलरी का हौसला कायम था, एक तो शिवांश की वजह से जो नया पत्थर जुआरी महादक्ष बन चुका था, और दूसरा गुरु देवानंद के कपूर ज्वेलरी का प्रतिनिधित्व करने की वजह से। उत्तरांचल प्रदेश के हर जेड व्यापारी को गुरु देवानंद की पत्थर जुआरी कला का पता था। उनके साथ होने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। जैसी स्थिति है, अब एक ही रास्ता है, तुम्हें गुरु देवानंद की जगह लेनी होगी। कपूर ज्वेलरी की म्यांमार जेड फेयर की यात्रा अब सिर्फ तुम पर निर्भर है, शालिनी ने कुछ सोचने के बाद कहा। पहले इस म्यांमार जेड फेयर के लिए शालिनी ने सोचा था कि गुरु देवानंद मुख्य होंगे और शिवांश उनका सहायक, ताकि उसे कुछ अनुभव भी मिले। लेकिन अब जब गुरु देवानंद विक्रांत के साथ थे तो शालिनी का उन पर भरोसा खत्म हो चुका था। भले ही वो उनकी मजबूरी समझती थी, लेकिन वो कपूर ज्वेलरी का भविष्य उनके भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। कोई और रास्ता नहीं, शिवांश ने लाचार होकर कहा। अब जब म्यांमार जेड फेयर में सिर्फ 2-3 दिन बचे थे, शालिनी चाहकर भी दूसरा पत्थर जुआरी महादक्ष नहीं ढूंढ सकती थी। हर साल इस समय तक जो भी पत्थर जुआरी महादक्ष स्तर तक पहुंच चुका होता है, उसे पहले ही कहीं और बुला लिया जाता है। हमें विक्रांत की साजिश का पूरा ब्यौरा नहीं पता। हम बस इतना कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बॉडीगार्ड्स तैयार रखें ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके, शालिनी ने गंभीर होकर कहा। हालांकि उसे पता था कि विक्रांत कोई साजिश रच रहा है, फिर भी उसे म्यांमार जेड फेयर में जाना ही था। क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो कपूर ज्वेलरी पक्का डूब जाती। जाने से ही कोई मौका बन सकता था। विक्रांत ने सिर्फ गुरु देवानंद को ही नहीं खरीदा होगा, उसके पास और भी तरीके होंगे, शिवांश ने भारी स्वर में कहा।
विक्रांत ने तो विदेशी हत्यारों को भी शिवांश को मारने के लिए भेजा था। एक हत्या नाकाम होने पर उसने दूसरी कोशिश की। शिवांश को यकीन नहीं था कि ऐसा शख्स जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है, सारी उम्मीदें सिर्फ गुरु देवानंद पर लगाएगा। आखिर अगर विक्रांत ने गुरु देवानंद को धमकाया था तो वो किसी भी वक्त उसे धोखा दे सकते थे या शालिनी को सब बता सकते थे। अगर शालिनी तैयार हो जाती तो गुरु देवानंद की अहमियत बहुत कम रह जाती। ज्यादा से ज्यादा वो विक्रांत के लिए पत्थर चुनने में मदद कर सकते थे। लेकिन राणा ज्वेलरी के पास पहले से ही 2 पत्थर जुआरी महादक्ष थे। एक गुरु देवानंद ज्यादा होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मुझे पता है, लेकिन कपूर ज्वेलरी हार नहीं सकती, शालिनी ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। विक्रांत की एक के बाद एक चालों ने कपूर ज्वेलरी को जवाब देने की ताकत से लगभग महरूम कर दिया था। ये म्यांमार जेड फेयर उनका आखिरी मौका था। अगर शालिनी को पहले पता होता तो वो और भी कई उपाय कर सकती थी। लेकिन अब जब यात्रा और लोग लगभग तय हो चुके थे, अचानक बदलाव करना आसान नहीं था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, शिवांश ने शालिनी को देखते हुए कहा। शालिनी ने हल्का सा सिर हिलाया। गुरु देवानंद का विक्रांत के साथ जाना उसके लिए बड़ा झटका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शिवांश ने जल्दी से शालिनी के विला को छोड़ दिया। यकीन नहीं आता कि गुरु देवानंद भी विक्रांत के साथ चले गए। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस पर भरोसा करूं, शालिनी ने धीरे से आह भरी। उसके पिता ने कभी गुरु देवानंद की मदद की थी और अब जब कपूर ज्वेलरी मुश्किल में थी, उसने उनकी मदद मांगी थी। उसे कभी नहीं लगा था कि ये सब विक्रांत की साजिश का हिस्सा होगा। अगर शिवांश आज रात नहीं आता तो शायद वो अब भी अंधेरे में होती। गुरु देवानंद और कपूर परिवार का पुराना रिश्ता था, फिर भी ऐसा हुआ। कंपनी के आम कर्मचारियों की तो बात ही छोड़ो। शालिनी को साफ पता था कि कपूर ज्वेलरी की मुश्किलें उसकी सोच से भी ज्यादा थीं। कपूर ज्वेलरी को बचाने के लिए ये म्यांमार जेड फेयर सबसे अहम कड़ी थी। जीत हो या हार, सब कुछ इस म्यांमार जेड फेयर पर टिका था। शिवांश, अब तुम ही एकमात्र इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। उम्मीद है इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे, शालिनी ने धीरे से बुदबुदाया। शिवांश को गोली लग चुकी थी और उसने गुजरात के कच्चे माल प्रदर्शनी में विक्रांत का हौसला भी तोड़ा था, जिससे राणा ज्वेलरी की खूब किरकिरी हुई थी। शालिनी को शिवांश पर बहुत भरोसा था, लेकिन पत्थर जुआरी कला की बात आती थी तो उसे शिवांश के बारे में थोड़ा संदेह था। आखिर शिवांश की उम्र कम थी। भले ही वो पत्थर जुआरी महादक्ष के स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन अभी अभी। दूसरी तरफ राणा ज्वेलरी के पास 3 पत्थर जुआरी महादक्ष थे जो कई सालों से मशहूर थे। इसके अलावा कपूर ज्वेलरी को इस बार काफी ज्यादा जेड की जरूरत थी, जो एक आम पत्थर जुआरी महादक्ष नहीं जुटा सकता था। यही वजह थी कि शालिनी ने गुरु देवानंद को रिटायरमेंट से वापस बुलाया था। शालिनी को खुद नहीं पता था कि शिवांश ये कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अध्याय 87। क्या मुझे विक्रांत राणा को सीधे चोट पहुंचाकर म्यांमार जेड फेयर में जाने से रोक देना चाहिए? वापस जाते वक्त ये ख्याल शिवांश के दिमाग में कई बार आया, लेकिन उसने जल्दी ही इस लुभावने विचार को छोड़ दिया। भले ही ऐसा करने से विक्रांत इस म्यांमार जेड फेयर में हिस्सा न ले पाए, लेकिन इससे कपूर ज्वेलरी को कोई फायदा नहीं होता। और अगर उसने भारत में ऐसा किया तो राणा परिवार तुरंत उससे जोड़ लेगा। सीधे कार्रवाई करना उसे बहुत आसानी से छोड़ देना होगा। वो म्यांमार जेड फेयर में शालिनी को फंसाना चाहता है। देखते हैं आखिर कौन किसे फंसाता है। शिवांश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उसे अपने मन की करने की आदत थी, लेकिन वो अकेला नहीं था। अपने लिए नहीं तो उसे अपने माता पिता और दोस्तों के बारे में सोचना था। रात भर प्राणायाम करने के बाद अगली सुबह शिवांश इंस्पेक्टर रिया सेनगुप्ता के फोन की घंटी से जागा। शिवांश, मुझे तुमसे मिलना है। मैं जल्दी ही स्कूल पहुंच रही हूँ, रिया की आवाज फोन से आई। क्या? शिवांश कुछ पूछने ही वाला था कि फोन पर बीप की आवाज आई। कटे हुए फोन को देखकर शिवांश मुस्कुराया। रिया का ये तेज तर्रार अंदाज। लेकिन फिर सोचा, वो एक योद्धा भी है और क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर भी, तो इसमें अजीब क्या है। जब तक शिवांश स्कूल के गेट पर पहुंचा, कुछ ही मिनटों में एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अंदर आ जाओ, रिया ने सीधे कहा। आखिर बात क्या है? गाड़ी में बैठते ही शिवांश ने पूछा। मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं, रिया ने कहा। तेरे दादाजी? शिवांश चौंक गया। उसके दिमाग में तुरंत रिया के दादाजी की जानकारी कौंध गई। रिया के दादाजी और डैनियल त्रिवेदी जिंदगी भर के दोस्त थे। कहा जाता है कि दोनों ने युद्ध में हिस्सा लिया था और उनका रिश्ता जिंदगी मौत का था। डैनियल का स्वास्थ्यवर्धक ताई ची भी रिया के दादाजी ने सिखाया था। शिवांश की नजरों से साफ दिखता था कि डैनियल का ताई ची कोई साधारण चीज नहीं थी। बस डैनियल की उम्र ज्यादा थी। अगर वो जवान होते तो शायद वो इसके जरिए आंतरिक शक्ति विकसित कर लेते। डैनियल ने जिस योद्धा दोस्त का जिक्र किया था वो रिया के दादाजी ही थे। मेरे दादाजी कुछ काम से कहीं गए थे और आज सुबह ही काशी पहुंचे। वो डैनियल से मिलने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं, रिया ने समझाया।
शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे भी डैनियल के उस योद्धा दोस्त के बारे में जानने की उत्सुकता थी। रिया और डैनियल की तुलना में रिया के दादाजी को योद्धा जगत के बारे में कहीं ज्यादा जानकारी थी। अब जब शिवांश की ताकत सामने आ चुकी थी तो भविष्य में उसे योद्धा जगत के लोगों से मिलना ही था। पहले से कुछ जान लेना अच्छा था। आधे घंटे से भी कम समय में रिया के मार्गदर्शन में दोनों एक हाई एंड रिहायशी इलाके में पहुंचे। एक योद्धा परिवार के तौर पर सेनगुप्ता परिवार के पास पैसे की कमी नहीं थी। पिछले बार शिवांश ने करण ओबरॉय को मारकर 5 करोड़ की इनामी राशि पाई थी, जिससे साफ था कि योद्धा जगत के लोग कितने अमीर होते हैं। जैसे ही वो आंगन में दाखिल हुए, एक तेज हवा की सनसनाहट ने हमला किया। इस तेज आवाज को महसूस करते ही शिवांश का चेहरा बदल गया। उसने अपनी प्राण शक्ति को प्रवाहित किया, पैर से जमीन को धक्का दिया और उसका शरीर तेजी से पीछे हटा। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ मार्बल की जमीन में आधा मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। उसी पल एक छायादार आकृति तेजी से शिवांश की ओर बढ़ी। कितना ताकतवर, करण ओबरॉय से कहीं ज्यादा। शिवांश का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने अपनी चाल ढाल को चरम तक इस्तेमाल किया, आने वाले हमले से बचते हुए। अगले ही पल उसने पीछे से एक थप्पड़ मारकर हमलावर की मुट्ठी को रोक दिया। बैंग! हवा में एक भारी धमाका हुआ। छायादार आकृति उस धमाके के साथ 6-7 कदम पीछे हटी और मुश्किल से अपने शरीर को संभाला। वाह वाह! जैसा सोचा था, करण ओबरॉय को मारने वाला नौजवान वाकई कमाल का है। एक जोशीली हंसी गूंजी। शिवांश के सामने कुछ दूरी पर एक 60 साल का बुजुर्ग खड़ा था। दादाजी! ये सुनकर रिया थोड़ा झुंझलाहट भरे लहजे में बोली। हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि रिया के दादाजी विश्वास सेनगुप्ता थे। नमस्ते गुरु विश्वास जी, शिवांश ने जल्दी से कहा। इस छोटी सी भिड़ंत से शिवांश को पता चला कि इस बुजुर्ग की ताकत जबरदस्त थी। भले ही वो उससे ज्यादा ताकतवर न हो, लेकिन करण ओबरॉय से तो कहीं आगे था। उसे याद था कि पहले वो एक ही मुक्के से करण को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, लेकिन इस बुजुर्ग को सिर्फ कुछ कदम पीछे धकेल पाया। गुरु विश्वास जी, क्या मुझे तो तुम्हें गुरु कहना चाहिए। तुम्हारी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है, बुजुर्ग ने मुंह बनाते हुए लापरवाही से कहा। भले ही दोनों की भिड़ंत छोटी थी, लेकिन विश्वास सेनगुप्ता एक अंधेरे बल के शिखर योद्धा थे। उन्हें पता था कि शिवांश, जो उन्हें हरा सकता था, अंधेरे बल से आगे बढ़कर परिवर्तन क्षेत्र में कदम रख चुका था। दादाजी, क्या आप दोनों यहाँ बाहर ही बातें करते रहेंगे? रिया ने जल्दी से बीच में टोका। जल्दी अंदर आओ, विश्वास ने जल्दबाजी में कहा। फिर तीनों ड्राइंग रूम में आए। विश्वास की नज़र शिवांश पर पड़ी और वो बार बार सिर हिलाते हुए बोले, मैंने बहुत पहले सुना था कि डैनियल को हाल ही में एक नौजवान दोस्त मिला जिसने उनकी बीमारी ठीक की। मुझे तब थोड़ा शक था, लेकिन तुम्हें देखकर अब कोई शक नहीं रहा। गुरु विश्वास, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, शिवांश ने जल्दी से कहा। मैंने डैनियल के शरीर के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन आंतरिक शक्ति से इलाज के लिए सिर्फ परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा ही काम कर सकते हैं। आज के योद्धा जगत में परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा बहुत कम हैं। भले ही कुछ बूढ़े पुराने लोग हों, लेकिन कोई भी अपनी प्राण शक्ति को नुकसान पहुंचाकर किसी बाहरी की मदद नहीं करना चाहता, विश्वास ने लाचारी से कहा। उन्होंने डैनियल के लिए कई तरीके सोचे थे, यहां तक कि उन्होंने परिवर्तन क्षेत्र के योद्धाओं से भी बात की, लेकिन ऐसे योद्धा किसी भी ताकत के शीर्ष लोग होते हैं। अगर उनकी प्राण शक्ति को गंभीर नुकसान होता तो उनकी जिंदगी पर भी असर पड़ सकता था। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से तैयार नहीं थे। मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी अनजान के लिए अपनी प्राण शक्ति खर्च करने को तैयार हो जाओगे, विश्वास ने भावुक होकर कहा। वो शिवांश के प्रति दिल से आभारी थे, क्योंकि डैनियल और उनका जिंदगी मौत का रिश्ता था। अगर डैनियल आंतरिक शक्ति विकसित करने में सक्षम होते तो वो उन्हें अपने परिवार की मार्शल आर्ट्स सिखा चुके होते। ये मेरा फर्ज था। डैनियल ने जवानी में देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब वो अपने बुढ़ापे का सुख नहीं भोग पा रहे, शिवांश ने कहा। वाह वाह, विश्वास बार बार सिर हिलाए। उन्हें शिवांश और ज्यादा पसंद आने लगा था। न सिर्फ इसकी ताकत उनसे ज्यादा थी, बल्कि इसका दिल भी योद्धा जगत के कई नौजवानों से ज्यादा नेक था। वैसे मैं यहाँ सिर्फ अपने पुराने दोस्त से मिलने नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारी इनामी राशि देने भी आया हूँ, विश्वास ने अचानक कहा। इनामी राशि? ये सुनकर शिवांश की आंखें चमक उठीं। जब उसने करण ओबरॉय को मारा था तब रिया ने बताया था कि उसे 5 करोड़ की इनामी राशि मिलेगी, लेकिन रिया ने उसे तुरंत नहीं दी थी, क्योंकि वो इसे बांटने वाली नहीं थी। शिवांश को नहीं लगा था कि विश्वास इस बार उसे ये 5 करोड़ देने की बात करेंगे। उसे पता था कि इस दौरान उसने काफी पैसे कमाए थे, लेकिन करण की इनामी राशि से वो अभी भी बहुत दूर था। और इस 5 करोड़ के साथ वो म्यांमार जेड फेयर के लिए और कच्चा जेड मटीरियल खरीद सकता था। अध्याय 88। 5 करोड़ रुपये कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन विश्वास सेनगुप्ता के लिए ये सिर्फ एक नंबर था। ये समझना चाहिए कि सेनगुप्ता परिवार की दौलत कपूर परिवार से कम नहीं थी, और उनकी दौलत मुख्य रूप से प्राणायाम के लिए इस्तेमाल होती थी, न कि कपूर की तरह व्यापार के लिए।
इस बार तुम्हें इनाम देने के अलावा तुम्हारी ताकत की जांच करना भी मेरे आने का एक अहम मकसद था, विश्वास ने कहा। मेरी ताकत की जांच? शिवांश की भवें थोड़ी सिकुड़ गईं। कोई भी हो, किसी और के द्वारा जांचा जाना अच्छा नहीं लगता, और वो भी इसका अपवाद नहीं था। गलत मत समझो, तुम्हारी जांच करना वास्तव में पूरे योद्धा गठबंधन का फैसला था, विश्वास ने उसका रिएक्शन देखते ही जल्दी से समझाया। योद्धा गठबंधन? शिवांश की भवें उठीं। योद्धा गठबंधन एक तरह का संगठन है, जैसे कोई एसोसिएशन जो योद्धा जगत की बड़ी ताकतों ने मिलकर बनाया है। इसका मकसद योद्धा जगत में शांति बनाए रखना और योद्धाओं को नियंत्रित करना है, विश्वास ने कहा। ऐसा संगठन भी है? शिवांश थोड़ा हैरान था। ये पहली बार था जब उसने योद्धा गठबंधन का नाम सुना था। डैनियल ने जब योद्धा जगत की बात की थी, तब भी उन्होंने इस गठबंधन का जिक्र नहीं किया था। सटीक रूप से कहें तो योद्धा गठबंधन एक अर्धाधिकारिक संगठन है, विश्वास ने आह भरी और आगे बोले। प्राचीन काल से ही योद्धा अपनी ताकत के दम पर नियम तोड़ते आए हैं। ठंडे हथियारों के युग में देश की जरूरतों की वजह से योद्धाओं पर ज्यादा पाबंदियां नहीं थीं। लेकिन गर्म हथियारों के विकास के साथ, खासकर जब उनकी ताकत शुरुआत में कमजोर थी, योद्धा जगत हमेशा सत्ताधारियों के लिए डर का कारण रहा। शिवांश ने सिर हिलाया। शुरुआती गर्म हथियारों की ताकत आज जितनी नहीं थी, बल्कि कहें तो बहुत कमजोर थी। परिवर्तन क्षेत्र के योद्धाओं को तो छोड़ो, शायद वो छिपी ताकत क्षेत्र के योद्धाओं को भी खतरा नहीं दे सकते थे। उसके बाद के दशकों में अनगिनत योद्धा मरे या घायल हुए और कई मार्शल आर्ट्स पूरी तरह खो गईं। देश की स्थापना के बाद हम योद्धाओं ने एकजुट होकर योद्धा जगत को विकसित और मजबूत करने की उम्मीद की। लेकिन इतने लोगों को एकजुट करने के लिए देश का समर्थन जरूरी था। साथ ही हम में से कई योद्धाओं ने देश के लिए योगदान दिया था, इसलिए नेताओं ने हमें एक अर्धाधिकारिक संगठन बनाने की इजाजत दी, जो प्रकृति में दाव कल्टीवेशन एसोसिएशन और बौद्ध एसोसिएशन जैसा है, विश्वास ने लापरवाही से कहा। ये सुनकर शिवांश को समझ आया कि रिया क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर क्यों बनी। शायद बाकी योद्धा परिवार और स्कूल भी ऐसा ही करते होंगे, वो कुछ सरकारी विभागों में शामिल हो जाते होंगे। इस तरह योद्धा जगत और देश का रिश्ता अटूट हो जाता था, जो उन्हें नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका था। भले ही हम एक अर्धाधिकारिक संगठन हैं, लेकिन आंतरिक मामले फिर भी योद्धा गठबंधन खुद संभालता है। इस बार मैं योद्धा गठबंधन की ओर से तुम्हें इसमें शामिल होने का न्योता देने आया हूं, विश्वास ने कहा। योद्धा गठबंधन में शामिल होना? शिवांश की भवें फिर से सिकुड़ गईं। वो मूल रूप से योद्धा जगत का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे योद्धा गठबंधन से कोई खास लगाव या नफरत नहीं थी। लेकिन जहां लोग होते हैं, वहां झगड़े होते हैं, और वो दूसरी ताकतों के झगड़ों में नहीं फंसना चाहता था। साथ ही जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ रही थी, वो योद्धा गठबंधन से बच भी नहीं सकता था। बेशक तुम्हारी ताकत के साथ योद्धा गठबंधन में तुम साधारण सदस्य नहीं बनोगे। हम तुम्हें मानद निदेशक बनने का न्योता दे रहे हैं, विश्वास ने उसका रिएक्शन देखते ही जल्दी से कहा। मानद निदेशक? शिवांश ने हैरानी से विश्वास को देखा। हाँ, मानद निदेशक को निदेशक के सारे अधिकार मिलते हैं, लेकिन सामान्य निदेशक की तुलना में वो कहीं ज्यादा आजाद होता है। जब तक योद्धा गठबंधन में कोई बड़ा मसला न हो, तुम्हें वहां मौजूद होने की जरूरत नहीं, विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, अगर ऐसा है तो मैं मान लेता हूं। शिवांश योद्धा गठबंधन के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था, वो सिर्फ प्राणायाम पर ध्यान देना चाहता था। मानद निदेशक का पद उसके लिए सबसे सही था। शिवांश को सहमत देखकर विश्वास ने राहत की सांस ली। भले ही मानद निदेशक का पद बहुत ऊंचा था, लेकिन हर कोई इसे स्वीकार नहीं करता। विश्वास को पता था कि मौजूदा योद्धा जगत में कई परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा थे जो योद्धा गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे। ये लोग ज्यादातर अकेले रहने वाले थे, और उन्होंने शिवांश की भी जांच की थी, जिसके पास किसी परिवार या स्कूल का समर्थन नहीं था। उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि शिवांश योद्धा गठबंधन में शामिल होने को राजी होगा या नहीं। आखिर योद्धा गठबंधन भले ही एक ढीला संगठन था, लेकिन इसमें कुछ पाबंदियां थीं। योद्धा लोग उस आजादी और अपने मन की करने की भावना को तरसते हैं, और कुछ लोग निश्चित रूप से इसमें शामिल नहीं होना चाहते। वैसे शिवांश, मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम्हारा गुरु कौन था। विश्वास ने शिवांश को देखा। योद्धा जगत में परंपरा को बहुत अहमियत दी जाती है, और गुरु का मसला बेहद जरूरी होता है। मुझे नहीं पता कि मेरा गुरु किस स्कूल से था। उस वक्त मैं बस अपने गुरु के साथ एक मंदिर में कुछ सालों तक मार्शल आर्ट सीखता रहा। मुझे लगा कि ये सिर्फ शरीर को मजबूत करने के लिए है, और मैंने योद्धा जगत के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, शिवांश ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा। हमें पहले लगा कि तुम शाओलिन परंपरा से हो, लेकिन अभी तुमसे भिड़ने के बाद साफ है कि तुम्हारी शैली शाओलिन की नहीं है। और अगर शाओलिन की होती तो भी इतने कम उम्र में तुम्हें परिवर्तन क्षेत्र का योद्धा बनाना नामुमकिन था, विश्वास ने सोचते हुए कहा। ये जानना चाहिए कि शिवांश की उम्र सिर्फ 20 साल के आसपास थी।
अगर उन्होंने उसका जन्म पूरी तरह जांच न किया होता तो कौन यकीन करता कि इतना जवान लड़का परिवर्तन क्षेत्र का योद्धा है। भले ही प्राणायाम की वजह से योद्धा जवान दिखते हैं, लेकिन शिवांश तो बस बहुत ज्यादा जवान था। ये सुनकर शिवांश का दिल धक से रह गया। आखिर मंदिर वाला साधु उसने बनाया हुआ था। बचपन में वो अक्सर मंदिर जाता था, इसलिए उसने ये झूठ गढ़ा। उसे नहीं लगा था कि विश्वास उसकी मार्शल आर्ट्स को एक नज़र में भांप लेंगे। तुम्हारे गुरु ने कभी अपनी उत्पत्ति के बारे में कुछ बताया? विश्वास ने पूछा। मेरे गुरु ने मुझे कुछ साल सिखाने के बाद देहांत कर लिया, शिवांश ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा है? विश्वास ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, फिर बोले, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम्हारा गुरु कौन था, लेकिन मुझे उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ अंदाजा है। ये सुनकर शिवांश मन ही मन हंस पड़ा। उसके गुरु की उत्पत्ति का अंदाजा? हरिशंकर महाराज तो इस दुनिया के थे ही नहीं। चाहे वो कितना भी अंदाजा लगाएं, कुछ नहीं निकलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा गुरु प्राचीन मार्शल परंपरा से रहा होगा, विश्वास ने अचानक कहा। प्राचीन मार्शल? दादाजी, आप पक्का हैं? ये सुनकर पास में चुपचाप बैठी रिया चौंक कर बोली। प्राचीन मार्शल? ये क्या है? शिवांश हैरान दिखा। तुम्हें पता होगा कि प्राणायाम को आंतरिक ताकत मुट्ठी और बाहरी ताकत मुट्ठी में बांटा जाता है। विश्वास ने शिवांश को देखा और आगे बोले, दरअसल प्राचीन काल में आंतरिक ताकत मुट्ठी और बाहरी ताकत मुट्ठी का कोई भेद नहीं था। उस समय मार्शल प्राणायाम बस मार्शल प्राणायाम था। लेकिन बाद की पीढ़ियों ने आंतरिक ताकत और बाहरी ताकत के बीच भेद करने के लिए उस युग के मार्शल प्राणायाम को प्राचीन मार्शल कहा। ऐसा था? शिवांश बहुत हैरान था। आंतरिक ताकत मुट्ठी, बाहरी ताकत मुट्ठी और योद्धा जगत के बारे में जानना पहले ही उसे बहुत हैरान कर चुका था। उसे नहीं लगा था कि प्राचीन मार्शल जैसी चीज भी होगी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये प्राचीन मार्शल भारतवर्ष क्षेत्र के मार्शल प्राणायाम जैसा था। भारतवर्ष क्षेत्र का मार्शल प्राणायाम अनगिनत सालों के विकास के बाद पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा ऐतिहासिक आधार रखता था। लेकिन पृथ्वी पर प्राण मणि मौजूद थी, तो अगर भारतवर्ष क्षेत्र जैसी प्राणायाम विधि होती तो इसमें अजीब क्या था। अध्याय 89। दादाजी, क्या प्राचीन मार्शल आंतरिक ताकत मुट्ठी से ज्यादा ताकतवर है? पास में बैठी रिया ने पूछा। बिल्कुल नहीं। प्राचीन मार्शल बस प्राचीन काल में मार्शल प्राणायाम का नाम है। योद्धा के लिए प्राणायाम में सबसे जरूरी उसका अपना स्तर होता है, विश्वास ने सिर हिलाते हुए कहा। शिवांश ने मन ही मन सिर हिलाया। मार्शल प्राणायाम में आखिरकार अपने स्तर पर सब कुछ निर्भर करता है। जैसे हरिशंकर महाराज की अग्निसूत्र विद्या, जो विद्वान स्तर तक प्राणायाम के लिए काफी थी। लेकिन हकीकत में शिवांश की अपनी ताकत भारतवर्ष क्षेत्र के उन प्रतिभाशाली योद्धाओं से ज्यादा नहीं थी। पीढ़ियों की जंगों के बाद सौंग और युआन राजवंश तक प्राचीन मार्शल की परंपराएं और कम हो गई थीं। मिंग राजवंश तक प्राचीन मार्शल की परंपराएं फीनिक्स के पंख और किलिन के सींग जितनी दुर्लभ हो गई थीं, हालांकि कभी कभी दिखाई देती थीं। आंतरिक ताकत मुट्ठी के उदय के साथ प्राचीन मार्शल धीरे धीरे गायब हो गया। किंग राजवंश के अंत तक ये लगभग पूरी तरह लुप्त हो चुका था। विश्वास के शब्दों में उदासी थी। प्राचीन मार्शल का पतन और मौजूदा योद्धा जगत का पतन लगभग एक जैसा था। पहले का प्राचीन मार्शल आज की आंतरिक ताकत मुट्ठी जैसा था। शायद कुछ 100 साल बाद आंतरिक ताकत मुट्ठी भी पूरी तरह गायब हो जाए। कहा जाता है कि यांगलुचन के पास प्राचीन मार्शल की परंपरा थी, लेकिन इसका ब्यौरा कोई नहीं जानता। प्राचीन मार्शल का प्राणायाम आंतरिक ताकत मुट्ठी के प्राणायाम से अलग था। कहते हैं कि कुछ प्राचीन मार्शल के प्रतिभाशाली लोग 20 साल की उम्र में परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच जाते थे, विश्वास ने कहा। तो ऐसा है? तभी गुरु विश्वास ने अंदाजा लगाया कि मैं प्राचीन मार्शल का प्राणायाम करता हूं, शिवांश ने भावुक होकर कहा। विश्वास ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बोले, हालांकि पिछले कुछ 100 सालों में आंतरिक ताकत मुट्ठी के जरिए कई लोग 20 साल की उम्र में परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचे, लेकिन पिछले 200 सालों में ऐसा लगभग कोई नहीं हुआ। यहां तक कि बड़े स्कूलों द्वारा पूरी तरह पाले गए शिष्य भी नहीं। इसलिए मुझे लगा कि तुम प्राचीन मार्शल का प्राणायाम करते हो। भले ही प्राचीन मार्शल की परंपराएं फीनिक्स के पंख और किलिन के सींग जितनी दुर्लभ हैं, लेकिन कभी कभी दिखाई देती हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे गुरु ने मुझे प्राचीन मार्शल सिखाया या नहीं। शिवांश ने यह सुनकर कड़वाहट भरी हंसी हंसी। विश्वास का अंदाजा उसके लिए एक शानदार कवच था, लेकिन उसका इसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। अस्पष्ट रहने से लोग इसे ज्यादा आसानी से मान लेते। आखिर इस तरह की प्राचीन मार्शल परंपरा बहुत समय से सामने नहीं आई थी। दरअसल प्राचीन मार्शल परंपरा की पुष्टि करना मुश्किल नहीं है। आंतरिक ताकत मुट्ठी अंदर से बाहर की ओर जोर देती है, बाहरी ताकत मुट्ठी बाहर से अंदर की ओर, जबकि प्राचीन मार्शल दोनों का प्राणायाम है, विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मेरी परंपरा प्राचीन मार्शल ही होनी चाहिए, शिवांश ने थोड़ा रुक कर कहा। भारतवर्ष क्षेत्र में मार्शल प्राणायाम दोनों अंदर और बाहर के प्राणायाम पर जोर देता है, न कि सिर्फ प्राण शक्ति, शारीरिक शरीर भी बहुत जरूरी है।
यही वजह थी कि आंतरिक ताकत मुट्ठी और बाहरी ताकत मुट्ठी के बारे में जानने के बाद शिवांश को लगा कि वो न तो आंतरिक ताकत मुट्ठी है, न बाहरी ताकत मुट्ठी। मुझे नहीं लगा था कि इतने सालों बाद मुझे सचमुच एक प्राचीन मार्शल का वारिस देखने को मिलेगा। विश्वास की नज़र शिवांश पर पड़ी और वो भावुक होकर बोले। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार की प्राचीन किताबों में प्राचीन मार्शल परंपरा के रिकॉर्ड देखे थे और कभी किसी प्राचीन मार्शल प्राणायामी को नहीं देखा था। उन्हें नहीं लगा था कि काशी की इस यात्रा में उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक प्राचीन मार्शल प्राणायामी देखने को मिलेगा। फिर दोनों ने मार्शल प्राणायाम और योद्धा जगत के मामलों के बारे में खूब बात की। विश्वास के मुताबिक मौजूदा योद्धा जगत में कुछ ताकतवर स्कूलों के अलावा कुछ मार्शल परिवार भी हैं। दो सबसे ताकतवर स्कूल हैं शाओलिन और धर्म केंद्र, जिसमें शाओलिन बाहरी ताकत मुट्ठी का रास्ता अपनाता है और धर्म केंद्र आंतरिक ताकत मुट्ठी का। मौजूदा योद्धा जगत प्राचीन समय की तुलना में कहीं ज्यादा कम प्रोफाइल है। बड़े स्कूल और मार्शल परिवार शायद ही कभी आम लोगों के सामने अपनी कला दिखाते हैं, लेकिन फिर भी योद्धा जगत में कुछ गलत करने वाले लोग हैं, जिनमें से ज्यादातर को योद्धा गठबंधन ने वांटेड लिस्ट में डाला है। दोनों दोपहर तक बात करते रहे और लंच के बाद शिवांश ने विदा ली और चला गया। मुझे नहीं लगा था कि मौजूदा योद्धा जगत इतना कमजोर है, शिवांश ने भावुक होकर कहा। विश्वास के मुताबिक मौजूदा योद्धा गठबंधन में सिर्फ दर्जन भर परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और पूरे भारत में शायद 20 के आसपास। ये जानना चाहिए कि परिवर्तन क्षेत्र के योद्धा 7 तारा योद्धा स्तर के होते हैं। ऐसे योद्धा भारतवर्ष क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ों की तादाद में हैं। उसकी तुलना में मौजूदा भारत का योद्धा जगत वाकई बहुत कमजोर है। शायद भारतवर्ष क्षेत्र का कोई भी मार्शल परिवार आसानी से पूरे भारत के योद्धा जगत को खत्म कर सकता है। बेशक ये सिर्फ भारत के योद्धा जगत की खुली ताकत है, विश्वास भी नहीं बता सकते कि भारत के योद्धा जगत में कितनी छिपी ताकत है। अगले दिन शालिनी ने फोन करके शिवांश को म्यांमार जाने की तैयारी करने को कहा, क्योंकि म्यांमार जेड फेयर शुरू होने वाला था। आखिरकार म्यांमार जेड फेयर आ गया। जेड उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन होने के नाते म्यांमार जेड फेयर दुनिया भर के जेड और ज्वेलरी व्यापारियों को आकर्षित करता है। इस फेयर का लेन देन अकेले 100 करोड़ तक पहुंच जाता है। भले ही शिवांश को नहीं पता था कि शालिनी ने इन 2 दिनों में क्या तैयारियां की थी, लेकिन उसे यकीन था कि शालिनी चुप नहीं बैठी होगी। दोपहर में शिवांश कंपनी पहुंचा। म्यांमार जाने वाले सारे लोग वहां पहले से जमा थे। शालिनी और मीरा देसाई के अलावा 4 बॉडीगार्ड्स और गुरु देवानंद भी थे। शिवांश को मिलाकर कुल 8 लोग थे। शालिनी दी। शिवांश ने शालिनी को देखा और धीरे से कहा, इस बार तुम बिना तैयारी तो नहीं है ना? चिंता मत करो, मेरे अपने इंतजाम हैं। शालिनी ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोली। ये देखकर शिवांश ने और नहीं पूछा। जब शालिनी बताना नहीं चाहती थी तो साफ था कि ये बात गोपनीय थी और एक और व्यक्ति का जानना एक और जोखिम था। पास में खड़े गुरु देवानंद को देखकर शिवांश मन ही मनाह भरा। म्यांमार जेड फेयर की ये यात्रा, चाहे नतीजा कुछ भी हो, शायद गुरु देवानंद के पत्थर जुआरी करियर का अंत होगी। एक पत्थर जुआरी महादक्ष के लिए उनके करियर का अंत योद्धा की प्राणायाम शक्ति छिन जाने से कम नहीं है। भले ही शिवांश गुरु देवानंद की मदद करना चाहता था, लेकिन इस मामले में वो लाचार था, क्योंकि इसमें पन्ना राजा और अशोक भट्ट का मसला था। सभी लोग चुपचाप एयरपोर्ट पहुंचे। साफ था कि गुरु देवानंद को भी एहसास हो गया था कि शिवांश ने शालिनी को उनकी स्थिति के बारे में बता दिया था। उसे इस पर कोई हैरानी नहीं थी। आखिर शिवांश शालिनी को विक्रांत की साजिश में फंसते हुए नहीं देख सकता था। अगर विक्रांत ने उसे पन्ना राजा से धमकी न दी होती तो शायद वो खुद ही सब कुछ बता देता। अब शिवांश ने शालिनी को बता दिया और उसे पहले से तैयार होने का मौका दे दिया, जो एक अच्छी बात थी। आखिर शालिनी के पिता ने कभी गुरु देवानंद की मदद की थी और वो गहरे में नहीं चाहता था कि कपूर ज्वेलरी मुश्किल में पड़े, वरना उसका जमीर उसे कचोटता। ये म्यांमार जेड फेयर यांगोन के बाहर एक छोटे से कस्बे सोनपुर में आयोजित हो रहा था। जेड का बड़ा उत्पादक क्षेत्र होने के नाते म्यांमार का जेड विश्व प्रसिद्ध है। कई घंटों की उड़ान के बाद समूह आखिरकार यांगोन पहुंचा। फिर गाड़ी से वो सुबह सुबह सोनपुर कस्बे में पहुंचे, जहां फेयर हो रहा था। ये म्यांमार है, शिवांश ने कस्बे को देखते हुए बुदबुदाया। ये उसका पहली बार देश से बाहर जाना था और उसे म्यांमार के बारे में बहुत उत्सुकता थी। जेड के अलावा म्यांमार एक और चीज के लिए मशहूर है, गोल्डन ट्रायंगल, जो ड्रग्स का स्रोत है, जिसे आम लोग भी जानते हैं। अध्याय 90। इसके अलावा म्यांमार में अपने आप में बहुत अराजकता है। न सिर्फ सरकारी सेनाएं, बल्कि विद्रोही सेनाएं और निजी सशस्त्र समूह भी हैं। बाकी देशों की तुलना में म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अराजक देश है। अगर यहाँ जेड का इतना बड़ा उत्पादन न होता तो शायद ही कोई यहाँ आना चाहता। शिवांश भाई, ये म्यांमार वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, पास में खड़ी शालिनी ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। ये शालिनी का पहली बार म्यांमार आना नहीं था।
कपूर ज्वेलरी की चेयरमैन होने के नाते और उनके परिवार के सालों से जेड और ज्वेलरी के कारोबार में होने की वजह से वो म्यांमार से अच्छी तरह वाकिफ थी। मुझे तो अच्छा लग रहा है। शिवांश की नज़र सुबह की रोशनी में कस्बे पर पड़ी। उसे बचपन की धुंधली यादें थीं ऐसी जगह की जो लकड़ी और बांस से बनी थी। आखिर जब वो छोटा था तब गांवों में ज्यादातर नए मकान बनने शुरू हो गए थे और पुराने धन के मकान पहले ही कम हो चुके थे। ऐसी शैली के मकान तो और भी दुर्लभ थे। शालिनी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके 4 बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में सभी लोग कस्बे में पहुंचे। कस्बे के प्रवेश द्वार पर 2 जीपें खड़ी थीं जिन पर बारिश की तिरपाल ढकी थी, लेकिन तिरपाल के नीचे की आकृतियां हल्की हल्की दिख रही थीं। ऑटो कैनन। शिवांश का दिल कांप गया। इन जीपों पर लगे हथियार साधारण मशीन गन या सबमशीन गन नहीं थे बल्कि ताकतवर ऑटो कैनन थे। ऐसे हथियार शायद उस स्नाइपर राइफल से भी ज्यादा ताकतवर थे जिसने उस पर हमला किया था। दोनों जीपों के पास 8-9 लोग हरे छलावरण में थे। हर एक के पास सबमशीन गन थी और वो पूरी तरह सशस्त्र थे। ऐसा नजारा आम लोगों को तो छोड़ो, 9 तारा दक्ष योद्धा शिवांश को भी थोड़ा बेचैन कर गया। बाकियों की तो बात ही क्या। अब शिवांश को समझ आया कि शालिनी ने क्यों कहा कि ये वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहा है। यहाँ के लोग पूरी तरह सशस्त्र थे। भले ही उसे पता था कि ये आयोजकों के लोग हैं और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी थोड़ा डर लग रहा था। मीरा ने जिम्मेदार सैनिक से थोड़ी बात की और फिर समूह कस्बे में दाखिल हुआ। कस्बे के प्रवेश द्वार की तुलना में अंदर का माहौल काफी सामान्य था। कच्चे जेड मटेरियल की दुकानें हर तरफ थीं और कई खरीदार मटेरियल देख रहे थे। यहाँ की दुकानें भारत की तुलना में सादगी भरी थीं, लेकिन खरीदारों का उत्साह कम नहीं था। उत्तरांचल प्रदेश की शीर्ष कपूर ज्वेलरी होने के नाते शालिनी ने पहले ही होटल बुक कर लिया था, लेकिन यहाँ के होटल लगभग पूरी तरह लकड़ी के थे। सिर्फ थोड़ी सी ईंटें और टाइल्स थीं जो अग्निरोधी सामग्री के साथ मिलकर एक अनोखा एहसास दे रही थीं। समूह एक निजी कमरे में पहुंचा और जल्द ही एक काला, पतला, छोटा कद का आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक डफल बैग था। मिस शालिनी, ये वो चीज है जो आपको चाहिए। आदमी ने डफल बैग रखा और चला गया। शालिनी ने फिर सिद्धार्थ और बाकियों को इशारा किया और तुरंत चारों ने मेज पर रखे डफल बैग को खोला। अंदर पूरी तरह हथियार और गोला बारूद थे। ये नजारा देखकर शिवांश का चेहरा बदल गया, लेकिन जब उसकी नजर शालिनी और गुरु देवानंद पर पड़ी तो दोनों का चेहरा सामान्य था, जैसे उन्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। शिवांश भाई, ये भारत जैसा नहीं है। भले ही आयोजकों के सशस्त्र गार्ड सुरक्षा के लिए हों, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए लोग यहाँ कुछ आत्मरक्षा के साधन तैयार करते हैं, गुरु देवानंद ने शिवांश की उलझन देखकर कहा। शिवांश ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। आत्मरक्षा के लिए सीधे बंदूकें इस्तेमाल करना भारत में तो अकल्पनीय था, लेकिन म्यांमार में ये लगभग खुला राज था, इतना कि शालिनी को भी इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। शिवांश भाई, तुम्हें एक चाहिए? शालिनी ने अचानक पूछा। मुझे? शिवांश चौंका। डफल बैग में हथियारों को देखकर थोड़ा बेचैन हो गया। एक मर्द के तौर पर यह कहना झूठ होगा कि शिवांश को हथियार पसंद नहीं थे, लेकिन भारत में भले ही उसके पास असाधारण ताकत थी, वो खुलेआम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। रहने दो, शिवांश ने सिर हिलाया। योद्धा लोग स्वाभाविक रूप से हथियारों को नापसंद करते हैं। अगर पहले होता तो वो बिना हिचक एक उठा लेता, लेकिन अब ऐसी पिस्तौल उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं थी, तो वो इसे दिल से नहीं लेता था। जब तुम्हें जरूरत नहीं तो ठीक है, शालिनी ने ये सुनकर कहा। बाकियों को शायद नहीं पता, लेकिन उसे मालूम था कि शिवांश को गोली लग चुकी थी। गोली का घाव सहना आसान नहीं होता, एक गलत कदम और जान जा सकती है। शिवांश के 2 गोली के घावों से बचने से साफ था कि वो कितना कुशल है। अगर सचमुच ऐसा मौका आया कि शिवांश को कार्रवाई करनी पड़े, तो बंदूक हो या न हो, नतीजा शायद एक जैसा ही होता। तुरंत शालिनी ने और इंतजाम किए। सिद्धार्थ शिवांश के साथ रहेगा, एक और बॉडीगार्ड गुरु देवानंद के साथ और बाकी 2 बॉडीगार्ड्स उसके साथ। फिर वो म्यांमार जेड फेयर शुरू होने का इंतजार करने लगे, जो परसों था। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ की प्राण शक्ति भारत से कहीं ज्यादा घनी है। कमरे में शिवांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ये जानना चाहिए कि पूरे कस्बे में बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी कस्बे की प्राण शक्ति भारत की तुलना में ज्यादा घनी थी। भले ही ये कमल तालाब के पास वाले विला से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन आम रिहायशी इलाकों से कहीं ज्यादा थी। अफसोस कि जेड को यहाँ नहीं लाया जा सकता। लगता है मुझे जल्दी से एक जेड का टुकड़ा काटना होगा, शिवांश ने बुदबुदाया। जेड जैसे कीमती सामान को भारत से सीधे नहीं लाया जा सकता था। सौभाग्य से इस बार वो म्यांमार जेड फेयर में हिस्सा लेने आए थे। यहाँ पहुंचने के बाद जेड की क्या चिंता। शिवांश की प्राण शक्ति की उतार चढ़ाव को महसूस करने की काबिलियत से वो आसानी से जेड काट सकता था। ये सोचकर शिवांश ने और देर न की और सीधे होटल से बाहर निकलकर होटल के बाहर एक कच्चे जेड मटेरियल की दुकान पर पहुंचा।
उसने जल्दी से कई टुकड़े चुने और सिद्धार्थ के अविश्वास में उसने लाखों की कीमत का एक चिपचिपा चावल जेड काट लिया। शिवांश जी, मैं सचमुच आपका कायल हूँ। सिद्धार्थ की नज़र शिवांश पर पड़ी और वो भावुक होकर बोला। सिद्धार्थ भाई, तुम भी आजमाना चाहते हो? शिवांश ने पूछा। मैं? सिद्धार्थ ने ये सुनकर कड़वाहट भरी हंसी हंसी। मेरे पास वो किस्मत नहीं है। मैं पहले शालिनी जी के साथ यहाँ आया हूँ और कुछ बार खरीदा है, लेकिन एक बार भी मुनाफा नहीं हुआ। शालिनी के बॉडीगार्ड के तौर पर वो अक्सर कच्चे जेड मटेरियल के संपर्क में आता था और उसे इसकी कुछ समझ थी। लेकिन सिद्धार्थ में कोई प्रतिभा नहीं थी और उसने जेड जुआरी तकनीकें नहीं सीखी थीं। उसकी बदकिस्मती के साथ भले ही उसने कुछ टुकड़े खरीदे, लेकिन जेड जुआरी से कभी पैसे नहीं कमाए। क्यों न तुम कुछ चुनो और मैं तुम्हें सलाह दूं? शिवांश ने कहा। सच में? सिद्धार्थ का चेहरा हैरानी से बदल गया। एंटीक स्ट्रीट पर शिवांश का पहला जेड जुआरी अनुभव छोड़कर, जिसे उसने नहीं देखा था, उसने गुजरात और यहाँ शिवांश को जेड जुआरी करते देखा था और वो कभी नाकाम नहीं हुआ था। शिवांश की सलाह मिलना वाकई एक दुर्लभ किस्मत थी। तुरंत सिद्धार्थ ने और देर न की और दुकान से चुनना शुरू किया। जल्द ही सिद्धार्थ को एक कच्चा मटेरियल पसंद आया और वो उसकी ओर बढ़ा। किस्मत बुरी नहीं। अरे! सिद्धार्थ की दिशा देखकर शिवांश मन ही मन हंसा। वहां वाकई एक प्राण शक्ति वाला जेड का टुकड़ा था। लेकिन अगले ही पल उसे निराशा हुई, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसके बगल वाला कच्चा मटेरियल चुन लिया। क्या इसे ही किस्मत कहते हैं? शिवांश ने कड़वाहट भरी हंसी हंसी। लगता था कि सिद्धार्थ का जेड जुआरी में किस्मत न होने का दावा सच था। वो अपने हाथ के पास वाले कच्चे मटेरियल को भी चूक गया। अध्याय 91। सिद्धार्थ मल्होत्रा कच्चा पत्थर हाथ में लिए जल्दी से शिवांश अग्निहोत्री के पास पहुंचा। शिवांश, ये कच्चा पत्थर कैसा है? सिद्धार्थ ने कुछ उम्मीद के साथ पूछा। सिद्धार्थ ने इस कच्चे पत्थर को कई बार देखा था और उसे यकीन था कि इस बार वो गलती नहीं करेगा। भले ही उसकी पत्थर जुआरी कला ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन शालिनी कपूर के साथ रहते हुए उसने कच्चे पत्थरों को पहचानने की सामान्य तरकीबें सीख ली थीं। मुझे ये कच्चा पत्थर कुछ खास नहीं लगता, शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा। अरे! ये सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा तुरंत मायूस हो गया। उसे शिवांश की पत्थर जुआरी कला की बहुत कद्र थी। अब जब शिवांश ने भी उसके चुने हुए कच्चे पत्थर को नकार दिया, तो इसके मुनाफा देने की उम्मीद बहुत कम थी। सिद्धार्थ की निराशा देखकर शिवांश मन ही मन आह भरा। सिद्धार्थ के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उसे सिद्धार्थ और बाकी बॉडीगार्ड्स की बहुत इज्जत थी। ये बॉडीगार्ड्स ज्यादातर रिटायर्ड सैनिक थे और उनकी लड़ने की कला सेना में सीखी हुई थी, न कि शिवांश की तरह जो आसमान और धरती से प्राण शक्ति सोखकर प्राणायाम करता था। खासकर संजय तिवारी की मौत ने शिवांश को एहसास दिलाया कि सिद्धार्थ और बाकी लोग हमेशा खतरे में रहते हैं। अब म्यांमार जेड फेयर में आने का भी बड़ा जोखिम था और शिवांश चाहता था कि सिद्धार्थ और बाकियों को उनकी फिक्स बॉडीगार्ड सैलरी से ज्यादा कुछ मिले। ये सोचकर शिवांश ने और देर न की। वो तेजी से उस कच्चे पत्थर के पास गया जिसमें प्राण शक्ति थी, उसे चुन लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगता है ये कच्चा पत्थर अच्छा है, तुम इसे आजमा सकते हो। ये वाला? सिद्धार्थ ने शिवांश के हाथ में कच्चा पत्थर देखा, थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, यही सही। अगर ये बढ़ता है तो मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे, अगर घटता है तो नुकसान मेरा। इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, एक पत्थर जुआरी महादक्ष के अपने नियम होते हैं। तुम्हारा मेरी सलाह देना ही बहुत है। शिवांश कुछ कहने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने जल्दी से टोक दिया। ठीक है, शिवांश ने ये सुनकर और मना नहीं किया। दरअसल पत्थर जुआरी की दुनिया में कई नियम हैं। पत्थर जुआरी महादक्ष तो और भी सख्ती से इनका पालन करते हैं। अगर कोई कंपनी का पत्थर जुआरी सलाहकार बनता है तो उसे डिविडेंड मिलता है और मुनाफा हो या नुकसान उसे फिक्स मासिक सैलरी मिलती है। लेकिन एक पत्थर जुआरी सलाहकार को साल में ज्यादा बार पत्थर जुआरी करने की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर वो जेड कंपनी का प्रतिनिधित्व कच्चे पत्थरों की प्रदर्शनियों में करते हैं। बाकी समय उन्हें कंपनी में आने की भी जरूरत नहीं होती। इससे साफ है कि एक पत्थर जुआरी महादक्ष का जेड ज्वेलरी कंपनी के लिए कितना अहम और खास होता है, और यही वजह थी कि सिद्धार्थ शिवांश को मुफ्त में सलाह देने नहीं दे सकता था। शिवांश ने जो चाक लाइन खींची थी उसके हिसाब से आधे घंटे से भी कम समय में उनके सामने एक चिपचिपा ग्रेड का जेड निकल आया। ये ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ मुट्ठी के साइज का, जिसकी कीमत करीब 3 से 4 लाख थी। बढ़ गया, बढ़ गया, सिद्धार्थ ने उत्साह से कहा। उसने कई बार पत्थर जुआरी की थी, लेकिन चूंकि उसने शायद ही कभी जेड निकाला, इसलिए सिद्धार्थ अब कम ही जुआरी करता था, बस कभी कभार खेलता था। आखिर वो एक आम बॉडीगार्ड था। भले ही उसकी सैलरी कम नहीं थी, लेकिन जेड जैसे लग्जरी सामान के सामने उसकी सैलरी कुछ कम पड़ती थी। सिद्धार्थ भाई, तुम ये जेड मुझे सीधे बेच सकते हो। 2 लाख में कैसा रहेगा? शिवांश ने सीधे कहा। ये जेड टुकड़ा करीब 3.5 से 60 लाख का था। उनके पहले के समझौते के हिसाब से आधा आधा बांटने पर 2 लाख की कीमत पहले ही ज्यादा मानी जाती थी। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं।
मैं तुम्हें लंच खिलाता हूँ, सिद्धार्थ ने सीधे कहा, क्योंकि दोपहर होने वाली थी। टाइम डिफरेंस और फ्लाइट की वजह से शालिनी और बाकी लोग अभी आराम कर रहे थे, लेकिन बॉडीगार्ड्स होने के नाते सिद्धार्थ और बाकी लोग आसानी से आराम नहीं करते थे। और शिवांश खुद एक योद्धा था, तो उसे कम आराम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, शिवांश ने सिर हिलाया, फिर मोबाइल बैंकिंग से सिद्धार्थ के खाते में 2 लाख ट्रांसफर कर दिए। म्यांमार जेड फेयर शुरू होने से पहले एक साथ 2 चिपचिपा ग्रेड जेड निकालना कोई अनोखी बात नहीं थी, तो इसने किसी का ध्यान नहीं खींचा। दोनों सीधे एक रेस तरह चले गए। मुझे इन चीजों की समझ नहीं, तुम ही ऑर्डर कर दो, शिवांश ने मेन्यू देखकर कड़वाहट भरी मुस्कान दी। भले ही उसमें भारतीय अक्षर थे, लेकिन कई चीजें उसे समझ नहीं आईं या उसने पहले कभी सुनी नहीं थीं। सिद्धार्थ ने ये सुनकर संकोच नहीं किया और कई डिशेज ऑर्डर कर दी, जब तक कि शिवांश ने बार बार कहा कि बस करो, तब जाकर उसने मेन्यू रखा। वैसे सिद्धार्थ भाई, राहुल जोशी की तबीयत अब कैसी है? शिवांश ने पूछा। राहुल उन 2 बॉडीगार्ड्स में से एक था जो शालिनी के साथ एंटीक स्ट्रीट गए थे। संजय तिवारी की कार हादसे में मौत हो गई थी, जबकि राहुल को गंभीर चोटें आई थीं। लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका था, तो राहुल की चोटें ज्यादातर ठीक हो जानी चाहिए थीं। राहुल की चोटें ज्यादातर ठीक हो चुकी हैं, लेकिन कुछ पुरानी चोटें अभी बाकी हैं और उसे कुछ समय और आराम चाहिए, इसलिए वो इस बार नहीं आया। सिद्धार्थ ने यह सुनकर हल्की सी आह भरी। राहुल खुशकिस्मत था, लेकिन संजय की सीधे मौत हो गई थी। भले ही शालिनी ने काफी मुआवजा दिया था, लेकिन संजय की उम्र 30 से कम थी, उसके बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे थे, और उसके बिना उनका परिवार लगभग बर्बाद हो गया था। राहुल को तो किस्मत ने बचा लिया, लेकिन संजय। सिद्धार्थ ने आह भरी और आगे बोला, वैसे शालिनी जी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करती हैं। हमारी सैलरी आम बॉडीगार्ड से करीब 10% ज्यादा है, और विदेशी यात्राओं में रोज 10,000 और देश में 5,000 का भत्ता मिलता है, जो पहले ही बहुत अच्छा माना जाता है। म्यांमार जेड फेयर जेड ज्वेलर्स के लिए सबसे अहम आयोजन है। कोई भी ज्वेलरी कंपनी हो, वो इसमें पूरी ताकत झोंक देती है। छोड़ो, इन दुखी बातों को न करें। चलो, एक जाम पीते हैं, सिद्धार्थ ने शराब डाली और फिर कहा। लंच के बाद दोनों होटल लौट आए। शाम तक शालिनी ने फोन करके शिवांश को मीटिंग के लिए बुलाया। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते ही गुरु देवानंद और बाकी लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। ये इस जेड फेयर की जानकारी है। हमारा मुख्य निशाना खुले और सीलबंद बोली के ये कच्चे पत्थर हैं, और साथ ही जेड राजा। शालिनी ने शिवांश को एक दस्तावेज थमाया। शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। भले ही कपूर ज्वेलरी सब कुछ बेच दे, लेकिन पूरे म्यांमार जेड फेयर के सारे कच्चे पत्थर खरीदना नामुमकिन था। यहां तक कि खुले और सीलबंद बोली के कच्चे पत्थर भी कपूर ज्वेलरी पूरी तरह नहीं ले सकती थी। इतने सारे कच्चे पत्थरों में से उन्हें अपनी पसंद को प्राथमिकता देनी थी, वरना जेड फेयर के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। हमें मिली जानकारी के मुताबिक इस जेड फेयर में 2 अर्धज्वारी कच्चे पत्थरों के जेड राजा बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। दोनों पुराने गड्ढे के कच्चे पत्थर हैं और उनका हरा रंग अच्छा है। शुरुआती बोली क्रमशः 1,68,00,000 और 1,88,00,000 है, शालिनी ने गंभीर होकर कहा। इन 2 कच्चे पत्थरों की शुरुआती बोली ही 1.5 करोड़ से ज्यादा थी, जो पिछले जेड फेयर्स में बहुत कम देखने को मिलता था। अंतिम लेन देन की कीमत 4 करोड़ के आसपास, या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती थी। ये जानना चाहिए कि एक आम ज्वेलरी कंपनी की तरल पूंजी उसकी बाजार मूल्य का सिर्फ 1 से 2/10वां हिस्सा होती है, और ये ज्वेलरी कंपनियों की खासियत की वजह से है। कई कंपनियों की तरल पूंजी 1/10वें से भी कम होती है। 4 से 5 करोड़ के जेड राजा के लिए सिर्फ 50 करोड़ से ज्यादा मूल्य वाली कंपनियां ही इतनी बड़ी तरल पूंजी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं। अध्याय 92। लेकिन कोई भी ज्वेलरी कंपनी सिर्फ एक कच्चे पत्थर के लिए पूरी पूंजी नहीं लगाती, भले ही वो बोली का राजा बन सकता हो। आखिर एक ज्वेलरी कंपनी का उदय सिर्फ एक कच्चे पत्थर पर नहीं होता। सिर्फ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार मूल्य वाली ज्वेलरी कंपनियां ही बोली के राजा की प्रतिस्पर्धा में सचमुच हिस्सा लेती हैं। कपूर ज्वेलरी जैसी कंपनी के लिए पहले तो बोली का राजा हासिल करना मुश्किल था। आखिर बोली के राजा से मुनाफा ज्यादा नहीं होता, इसका मुख्य मकसद प्रतिष्ठा बढ़ाना होता है। कपूर ज्वेलरी के स्तर पर बोली के राजा के लिए खास तौर पर प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार बात अलग थी। राणा ज्वेलरी द्वारा दबाव में डाली गई कपूर ज्वेलरी के लिए अगर इस म्यांमार जेड फेयर में वो बोली का राजा हासिल कर लेती, तो ये बहुत अच्छी खबर होती। इसके अलावा कच्चे माल की कमी की वजह से कपूर ज्वेलरी के पास तरल पूंजी की कमी नहीं थी। शालिनी ने उसे बताया था कि कपूर ज्वेलरी ने इस बार करीब 20 करोड़ रुपए की पूंजी तैयार की थी, और जरूरत पड़ने पर और जुटाई जा सकती थी। यहां तक कि करण ओबरॉय की इनामी राशि के साथ भी शिवांश के पास 10 करोड़ से कम था, जबकि कपूर ज्वेलरी ने अकेले 20 करोड़ रुपए की तरल पूंजी तैयार की थी, और ये कपूर ज्वेलरी की पूरी संपत्ति नहीं थी। जरूरत पड़ने पर वो शायद 30 से 40 करोड़ रुपए की तरल पूंजी जुटा सकती थी।
ये ऐसी चीज थी जिसकी तुलना दूसरी समान स्तर की ज्वेलरी कंपनियां कपूर ज्वेलरी से नहीं कर सकती थीं। शालिनी ने जिन 2 अर्ध तैयार कच्चे पत्थरों का जिक्र किया, उन्हें शिवांश ने हल्की सी नजर डाली और तुरंत देख लिया कि इनकी गुणवत्ता गुजरात के उस पत्थर से भी बेहतर थी। ये सोचकर शिवांश की नजर पास में खड़े गुरु देवानंद पर पड़ी। शिवांश की नजर महसूस करके गुरु देवानंद ने हल्का सा सिर हिलाया। विक्रांत राणा के मूल निर्देशों के मुताबिक गुरु देवानंद को शालिनी को बोली का राजा जिताने में मदद करनी थी, लेकिन इस पल गुरु देवानंद का सिर हिलाना साफ बता रहा था कि उसे अभी भी नहीं पता था कि विक्रांत उसे कौन सा कच्चा पत्थर शालिनी को बोली का राजा जिताने के लिए चुनने को कह रहा था। इस म्यांमार जेड फेयर में खुले और सीलबंद बोली के कच्चे पत्थरों की संख्या 4 अंकों से ज्यादा थी, यानी हजारों कच्चे पत्थर। शालिनी ने जो जानकारी जुटाई थी वो इस म्यांमार जेड फेयर के ज्यादा संभावनाशील कच्चे पत्थरों की थी। इन कच्चे पत्थरों की असलियत जानने के लिए शिवांश को ध्यान से देखना था, लेकिन म्यांमार जेड फेयर अभी आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ था और ये खुले और सीलबंद बोली के कच्चे पत्थर अभी उपलब्ध नहीं थे। शालिनी ने शिवांश और गुरु देवानंद को बस इतना निर्देश दिया था कि म्यांमार जेड फेयर शुरू होने से पहले इस जानकारी को याद कर लें। आखिर इस जानकारी में कच्चे पत्थरों की शुरुआती छटाई हो चुकी थी, जिससे बाद में देखना आसान हो जाता। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में लौट गए। म्यांमार जेड फेयर शुरू होने वाला था और दुनिया भर के जेड व्यापारी पहुंच चुके थे। रात दिन से ज्यादा खतरनाक थी, यहां तक कि आयोजकों ने रात की गश्त बढ़ा दी थी ताकि म्यांमार जेड फेयर सुरक्षित हो सके। खटखट। शिवांश जैसे ही अपने कमरे में लौटा तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि शालिनी वहां खड़ी थी। शालिनी दी, जल्दी अंदर आओ। शिवांश ने जल्दी से शालिनी को कमरे में बुलाया। मुझे खबर मिली है कि विक्रांत राणा हमसे एक दिन पहले पहुंच गया और विनोद मेहरा और उसके 2 पत्थर जुआरी महादक्षों के अलावा उसके साथ एक और शख्स है, शालिनी ने सीधे कहा। एक और शख्स? शिवांश की भवें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता कि वो शख्स कौन है, लेकिन विक्रांत उसे बहुत इज्जत देता दिख रहा है, शालिनी ने भारी आवाज में कहा। वो शख्स कितने साल का है? शिवांश ने जल्दी से पूछा। कोई ऐसा शख्स जिसे विक्रांत इतनी इज्जत दे, क्या वो अशोक भट्ट हो सकता है, जिसका जिक्र गुरु देवानंद ने किया था? वो शख्स विक्रांत की उम्र का है, शालिनी ने जवाब दिया। विक्रांत की उम्र का? शिवांश चौंक गया। गुरु देवानंद ने कहा था कि अशोक भट्ट आंतरिक ताकत मुट्ठी का प्राणायाम करते थे, तो उनकी उम्र गुरु देवानंद से बहुत कम नहीं होनी चाहिए थी। भले ही आंतरिक ताकत मुट्ठी की वजह से वो जवान दिखते हों, लेकिन वो विक्रांत की उम्र के तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। अगर अशोक भट्ट नहीं, तो फिर कौन है? शिवांश ने भवें उठाईं। भले ही उसे नहीं पता था कि विक्रांत के साथ ये शख्स कौन था, लेकिन उसे यकीन था कि इसकी पहचान साधारण नहीं थी। शायद ये विक्रांत के बैकअप प्लान्स में से एक था। वैसे गुरु देवानंद ने तुम्हें कुछ बताया? शिवांश ने शालिनी से पूछा। शालिनी ने यह सुनकर कड़वाहट भरी मुस्कान दी और सिर हिलाया। गुरु देवानंद ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद अपनी प्रतिष्ठा कुर्बान करने का इरादा रखते हैं। अफसोस, हम इस मामले में मदद नहीं कर सकते, शिवांश ने कुछ लाचारी के साथ कहा। इस म्यांमार जेड फेयर के 2 अर्ध तैयार कच्चे पत्थरों के बारे में तुम क्या सोचते हो? शालिनी ने शिवांश को देखा, उसका चेहरा गंभीर था। शालिनी बोली का राजा जीतने के लिए दृढ़ थी। इस म्यांमार जेड फेयर में उसे न सिर्फ ढेर सारा हाई एंड जेड चाहिए था, बल्कि कपूर ज्वेलरी की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना था। वो चाहती थी कि लोग जाने कि भले ही राणा ज्वेलरी उन्हें दबाने की कोशिश करे, वो अभी भी उत्तरांचल प्रदेश के शीर्ष जेड और ज्वेलरी व्यापारियों में से एक हैं। बिना कच्चे पत्थरों को अपनी आंखों से देखे मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन जानकारी में दिए गए विवरण के आधार पर दोनों अर्ध तैयार कच्चे पत्थरों की गुणवत्ता अच्छी है और ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, शिवांश ने सोचकर कहा। शालिनी ने दी जानकारी में सिर्फ तस्वीरें थीं। यहां तक कि पन्ना राजा भी कुछ तस्वीरों से कुछ नहीं बता सकता था। शिवांश का सबसे ताकतवर तरीका था कच्चे पत्थरों में प्राण शक्ति को महसूस करना। अगर वो कच्चे पत्थरों को नहीं देख सकता था, तो वो एक आम पत्थर जुआरी महादक्ष भी नहीं माना जाता, वो बस जानकारी के विवरण के आधार पर जवाब दे रहा था। शालिनी ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे ये बात समझ थी, लेकिन फिर भी वो शिवांश से कुछ सलाह की उम्मीद कर रही थी। आखिर विक्रांत की साजिश का पता उसे देर से चला था, और भले ही उसने कई इंतजाम किए थे, वो अंत में कुछ जल्दबाजी में लग रहे थे। इसलिए विक्रांत के कदम उठाने से पहले वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा तैयारी करना चाहती थी। विक्रांत के अलावा हमें इस बार कुछ और विरोधियों पर भी ध्यान देना होगा। इनमें हांगकांग का चौहान परिवार, गुजरात का देसाई परिवार, राजस्थान का मल्होत्रा परिवार और आखिर में दिल्ली का राणा परिवार शामिल हैं, जिनसे हमें सावधान रहना होगा। ये सारे हमारे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हैं, शालिनी ने सोचते हुए कहा। शिवांश को गुजरात के देसाई परिवार के बारे में पता था, क्योंकि वो गुजरात जा चुका था और अर्नब लोस और शालिनी ने उनका जिक्र किया था।
अगर लोस परिवार गुजरात में कच्चे पत्थरों का बेताज बादशाह था तो देसाई परिवार जेड में नंबर 1 था। दोनों परिवार न सिर्फ पुराने दोस्त थे बल्कि उनके कारोबारी रिश्ते भी बहुत गहरे थे। चौहान परिवार 60 साल से ज्यादा समय से जेड का कारोबार कर रहा है, उनकी नींव बहुत गहरी है। वो मुख्य रूप से हाई एंड जेड में डील करते हैं और बोली का राजा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। शालिनी ने शिवांश का उलझा हुआ चेहरा देखकर आगे कहा। मल्होत्रा परिवार राजस्थान का जेड परिवार है जिसका इतिहास चौहान परिवार से भी पुराना है। लेकिन कुछ घरेलू कारणों से भले ही मल्होत्रा परिवार देश का सबसे बड़ा जेड और ज्वेलरी व्यापारी है, उनकी नींव चौहान परिवार जितनी गहरी नहीं है। लेकिन मल्होत्रा परिवार का पूर्व प्रमुख पन्ना राजा का महान शिष्य था और पन्ना राजा भी मल्होत्रा परिवार का बहुत ख्याल रखता है। ये सुनकर शिवांश का चेहरा बदल गया। ये हैरानी की बात नहीं थी कि देसाई परिवार, जो सालों से जेड के कारोबार में था, उसकी नींव गहरी थी। लेकिन मल्होत्रा परिवार का पन्ना राजा से रिश्ता था। ये दो जेड और ज्वेलरी व्यापारी ही कपूर ज्वेलरी से ज्यादा ताकतवर थे। बोली का राजा जीतना आसान नहीं होने वाला था। अध्याय 93। दिल्ली के राणा कबीले की बात करें तो उनकी बात शिवांश ने भी सुनी थी। वो देश के शीर्ष जेड ज्वेलरी व्यापारी थे जिनका दिल्ली में जबरदस्त रसूख था, जो कपूर ज्वेलरी से कहीं ज्यादा था। इन प्रतिस्पर्धियों से बोली का राजा हासिल करना आसान नहीं होगा, शिवांश ने भारी आवाज में कहा। लगभग कोई भी प्रतिस्पर्धी कपूर ज्वेलरी से कमजोर नहीं था, बल्कि सभी उससे ताकतवर थे। अकेले राणा ज्वेलरी से निपटना मुश्किल था, बाकी ज्वेलरी व्यापारियों की तो बात ही छोड़ो। मुझे पता है, लेकिन उन्हें अब बोली के राजा की उपाधि की जरूरत नहीं है। वो मुनाफे को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए भले ही वो बोली के राजा की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। आखिरी प्रतिस्पर्धा शायद सिर्फ हम और राणा ज्वेलरी के बीच होगी, शालिनी ने सोचते हुए कहा। ये सुनकर शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। ये सच था। हकीकत में बोली के राजा से मिलने वाली प्रतिष्ठा अक्सर बोली के राजा की कीमत से ज्यादा होती थी। जेड उद्योग को थोड़ा सा भी समझने वाला कोई भी ये जानता है, इसलिए बाकी कुछ कंपनियां भले ही बोली के राजा के लिए प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन बहुत कम ही बिना लागत की परवाह किए पूरा जोर लगाएंगी। ये कपूर ज्वेलरी का मौका था। दोनों ने दस्तावेज में बताए गए कई कच्चे पत्थरों के बारे में खूब बात की, लेकिन चूंकि असल फेयर अभी शुरू नहीं हुआ था, वो ज्यादातर सामान्य दिशा निर्देशों पर ही चर्चा कर रहे थे। क्योंकि अब कपूर ज्वेलरी के पास सिर्फ शिवांश ही एक भरोसेमंद पत्थर जुआरी महादक्ष था, शालिनी ने उसे कई गोपनीय बातें भी बताईं, जिसमें इस बार कपूर ज्वेलरी की नकद राशि की मात्रा भी शामिल थी। सोनपुर कस्बे में एक हाई एंड होटल में वरिष्ठ भाई शालिनी कपूर और उनके लोग पहुंच गए हैं, विक्रांत राणा ने अपने सामने खड़े शख्स से सम्मान के साथ कहा। पतला सा शख्स हल्का सा सिर हिलाया, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली जिनमें एक तेज चमक थी। वो शिवांश भी आया, शख्स ने लापरवाही से कहा। हाँ, विक्रांत ने सिर हिलाया। शिवांश की वजह से ही उसने इस बार कुल 10 बॉडीगार्ड्स लाए थे, जो शालिनी के बॉडीगार्ड से 2 गुने से ज्यादा थे, और हर बॉडीगार्ड के पास हथियार थे। वो शिवांश, जिसे संगठन के हत्यारे भी नहीं हरा सके। कोशिश करो कि उसे उकसाओ नहीं। जब तक गुरुजी खुद कार्रवाई न करें, मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी कला के साथ भले ही तुम्हारे पास बॉडीगार्ड्स और हथियार हों, फिर भी खतरा है, शख्स ने भारी आवाज में कहा। मैं समझ गया, विक्रांत ने सिर हिलाया। अगर उसे शिवांश की ताकत का अंदाजा न होता तो उसके स्वभाव के हिसाब से वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। समझ गए, ये अच्छा है। इस बार गुरुजी का मसला किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए, शख्स ने विक्रांत को देखकर कहा। अगर गुरुजी का काम पूरा करने की बात न होती तो वो व्यक्तिगत रूप से म्यांमार जेड फेयर में नहीं आता। ये म्यांमार जेड फेयर उसके गुरु के लिए दौलत जमा करने का अहम जरिया था। चिंता न करें, सब कुछ तैयार है। अब जब पन्ना राजा देश में है, इस फेयर में कुछ भी गलत नहीं होगा, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरों को कम मत समझो। जो पत्थर जुआरी महादक्ष सालों से मशहूर हैं, वो कोई साधारण लोग नहीं हैं, शख्स ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। उसके गुरु संगठन में सिर्फ एक लीडर थे। इस बार ये संगठन का दिया हुआ काम था, तो स्वाभाविक रूप से कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। अगर संगठन के पास उसके लिए कोई और अहम मिशन न होता तो अशोक भट्ट खुद यहाँ आते। काश मैंने गुरुजी के साथ मार्शल आर्ट सीखी होती। पत्थर जुआरी तो बिल्कुल बेकार है, विक्रांत ने शख्स को विदा करने के बाद खुद से बुदबुदाया। उसके गुरु के 3 शिष्य थे। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई पत्थर जुआरी और मार्शल आर्ट्स दोनों में कुशल थे, जबकि दूसरे वरिष्ठ भाई ने सिर्फ मार्शल आर्ट्स में विशेषज्ञता हासिल की थी। उसने पत्थर जुआरी चुना था, ये सोचकर कि मार्शल आर्ट्स कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, हथियारों के सामने बेकार है। लेकिन उसे नहीं लगा था कि इस बार शिवांश की वजह से उसे लगेगा कि अगर उसके पास मार्शल आर्ट्स की कला होती तो वो इतनी बुरी हालत में न होता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा।
उसके गुरु के नियमों के मुताबिक प्रवेश के समय कोई एक कला चुन सकता था और अंधेरे बल के मध्य चरण या पत्थर जुआरी महादक्ष बनने के बाद ही दूसरी कला सीखने का मौका मिलता था। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई पहले आए थे, इसलिए वो दोनों सीख सके। विक्रांत और दूसरे वरिष्ठ भाई ने अपने गुरु की एक एक कला सीखी थी। दूसरी कला सीखने में शायद कम से कम 3 से 5 साल लगते। इस बार ये गुरुजी की बारीकी से बनाई गई योजना है। अगर मैं इसे पूरी तरह से संभाल लेता हूं तो शायद गुरुजी खुश होकर मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाएं। विक्रांत की आंखों में एक तेज चमक थी। इस म्यांमार जेड फेयर के लिए विक्रांत ने कई रणनीतियां तैयार की थी ताकि उसके गुरु की योजना एक ही झटके में कामयाब हो। शालिनी कपूर, तुम कितनी भी चालाक क्यों ना हो और शिवांश की मदद के बावजूद तुम्हें कभी नहीं पता होगा कि उन 2 अर्ध जुआरी कच्चे पत्थरों में से सिर्फ एक ही असली जुआरी पत्थर है। विक्रांत ने हल्की सी मुस्कान दी। ... अगली सुबह जल्दी शिवांश और बाकी लोग होटल से निकले। पूरे सोनपुर कस्बे में पैदल चलने वालों की भीड़ साफ तौर पर बढ़ गई थी। हर तरफ कच्चे पत्थर चुनने वाले खरीदार दिख रहे थे। शालिनी और बाकियों से अलग होने के बाद शिवांश सीधे आसपास की कच्चे पत्थरों की दुकानों पर गया और जुआरी पत्थर चुनने लगा। अपनी प्राण शक्ति की संवेदना पर भरोसा करते हुए शिवांश कच्चे पत्थरों में मौजूद जेड का आकार और प्रकार का अंदाजा लगा सकता था। जब तक कि कोई बहुत बड़ा कच्चा पत्थर न हो जिसके बारे में वो पूरी तरह यकीन न कर पाए, छोटे छोटे पत्थरों को वो जेब में डाल लेता था। शुरुआत में सिद्धार्थ शिवांश का बॉडीगार्ड था, लेकिन 1-2 घंटे बाद सिद्धार्थ गाड़ी चलाने वाला बन गया। बस इतने कम समय में शिवांश ने 10 से 20 जुआरी पत्थर खरीद लिए थे। इतनी तेज चुनने की रफ्तार का मतलब था कि वो हर 10 मिनट से कम में एक कच्चा पत्थर चुन रहा था। यहां तक कि सबसे कुशल पत्थर जुआरी महादक्ष भी इतने कम समय में कच्चे पत्थर की गुणवत्ता नहीं बता सकता था। ये तो छोड़ो कि शिवांश ने जो कच्चे पत्थर खरीदे वो लगभग सारे पूर्ण जुआरी पत्थर थे। शिवांश, क्या ये जुआरी पत्थर ज्यादा नहीं हो गए? सिद्धार्थ ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा। भले ही ये कच्चे पत्थर महंगे नहीं थे, लेकिन दर्जनों को जोड़ दे तो 3 से 5 लाख हो जाते थे। सिद्धार्थ ने कल ही 2 लाख से कम कमाया था और शिवांश ने आज सुबह जो खर्च किया वो उसकी कल की जुआरी कमाई से भी ज्यादा था। कोई बात नहीं, ये वैसे भी महंगे नहीं हैं। इसे प्रैक्टिस समझ लो, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जुआरी पत्थर उसने बारीकी से चुने थे। हर जुआरी पत्थर में चिपचिपा प्रकार या उससे ऊपर का जेड था। ये जेड न सिर्फ भविष्य में लंबे समय तक प्राणायाम के लिए जरूरी प्राणमणि थे, बल्कि शालिनी के साथ उसकी भविष्य की सहकारी दुकान के लिए मुख्य कच्चा माल भी थे। इन चीजों की जितनी भी मात्रा हो वो कभी ज्यादा नहीं होती थी। ठीक है, सिद्धार्थ ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। आखिर ये शिवांश का पैसा था। भले ही उसे थोड़ी चिंता थी, लेकिन जब शिवांश ने मन बना लिया था तो वो और कुछ नहीं कह सकता था। तभी सामने की दुकान से अचानक हंगामा मच गया। दर्जनों लोग एक जुआरी पत्थर के इर्द गिर्द जमा थे। क्या किसी ने बड़ा दांव जीत लिया? ये देखकर शिवांश और सिद्धार्थ भी जल्दी से वहां पहुंचे। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तभी भीड़ से बोली लगाने की आवाज आई। भीड़ के बीच से झांकते हुए शिवांश ने देखा कि कोई पत्थर काट नहीं रहा था, बल्कि दुकान पर एक शानदार गुणवत्ता का अर्ध जुआरी कच्चा पत्थर था और सब उस पर बोली लगा रहे थे। अध्याय 94। अर्ध जुआरी कच्चे माल की कीमत आसमान छू रही थी और वो 6 लाख तक पहुंच गई। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जेड नहीं बल्कि कच्चा माल था। भले ही इसका लुक शानदार था, लेकिन काटने तक कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या है। इसके अलावा म्यांमार जेड फेयर अभी आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुआ था। आसपास की दुकानों में ही ऐसे हाई क्वालिटी जुआरी पत्थरों का दिखना इस फेयर का माहौल पहले से गर्म कर चुका था। जैसा कि उम्मीद थी, जेड का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है ये। यहाँ तक कि अर्ध जुआरी कच्चे माल भी ऐसी कीमत तक पहुंच सकते हैं। शिवांश ने आसपास की बोली सुनकर भावुक होकर कहा। गुजरात की कच्चे माल की सड़क छोटी नहीं थी। अकेले प्रदर्शनी से सैकड़ों करोड़ की कमाई होती थी और अगर नियमित आय को जोड़ा जाए तो वो पहले ही बहुत प्रभावशाली थी। लेकिन सीधे बिकने वाले अर्ध जुआरी कच्चे माल का 6 लाख की कीमत तक पहुंचना बहुत कम देखने को मिलता था। ये सोचकर शिवांश की नजर उस अर्ध जुआरी कच्चे माल पर पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक शिवांश का चेहरा नाटकीय ढंग से बदल गया और वो दूर खड़े अर्ध जुआरी कच्चे माल को अविश्वास से देखने लगा। शिवांश जी, क्या हुआ? पास में खड़े सिद्धार्थ ने उसका चेहरा देखकर उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, शिवांश ने बार बार सिर हिलाया। लेकिन उसकी आंखों में उस अर्ध जुआरी कच्चे माल को देखते हुए अभी भी अविश्वास था। एक भी प्राण शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं। शिवांश को कुछ यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद उसकी संवेदना में गलती हो गई, लेकिन बार बार महसूस करने के बाद उसने आखिरकार पक्का कर लिया कि उस अर्ध जुआरी कच्चे माल में वाकई कोई प्राण शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं था। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अर्ध जुआरी कच्चा माल गुजरात के उस राजा पत्थर से बहुत मिलता जुलता था। दोनों में पहले से ही हरे रंग की झलक दिख रही थी।
ऐसी स्थिति में भले ही अंदर की गुणवत्ता खराब हो, कम से कम एक अंडे के छिलके जैसी परत तो होनी चाहिए थी जिसमें कुछ प्राण शक्ति होती। लेकिन उस अर्धज्वारी कच्चे माल में प्राण शक्ति का एक भी निशान नहीं था। चिपचिपा बर्फ ग्रेड का ज़ैड नहीं है। शिवांश ने भवें उठाई। ये संभावना बहुत कम थी। भले ही उसकी अपनी पत्थर ज्वारी कला ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन वो बता सकता था कि हरा रंग बुरा नहीं था। हालांकि ये बर्फ ग्रेड स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन ये निश्चित रूप से चिपचिपा बर्फ ग्रेड स्तर का हरा रंग था। ऐसी स्थिति में, सबसे खराब स्थिति में चिपचिपा बर्फ ग्रेड ज़ैड होना चाहिए था, जिसमें प्राण शक्ति होनी चाहिए थी। लेकिन उस कच्चे माल में प्राण शक्ति का एक भी उतार चढ़ाव नहीं था। कोई ज़ैड नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवांश को यकीन नहीं हुआ। विक्रांत ने जो राजा पत्थर खरीदा था उसे पहले ही बहुत बड़ा धोखा माना जाता था, लेकिन कम से कम उसमें एक अंडे का छिलका जैसी परत थी और प्राण शक्ति थी। ज्वेलर के लिए भले ही वो बेकार था, लेकिन उसके लिए वो अभी भी प्राणायाम के लिए इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन इस मौजूदा अर्धज्वारी कच्चे माल को लेने पर भी इसका प्राणायाम के लिए इस्तेमाल करना नामुमकिन था, क्योंकि इस अर्धज्वारी कच्चे माल में ज़ैड ही नहीं था। 6 लाख, इससे ज्यादा की कोई बोली। दुकान मालिक की नज़र भीड़ पर घूमी और वो बोला, क्या मैं इस अर्धज्वारी कच्चे माल को देख सकता हूँ? शिवांश आगे बढ़कर पूछा, महाशय, ये थोड़ा नियमों के खिलाफ है। ये अर्धज्वारी कच्चा माल पहले से बिक्री पर है। दुकान मालिक ने ये सुनकर भवें से कुढ़ी। उसकी आवाज में हिचक थी। अगर ये अर्धज्वारी कच्चा माल अभी बिक्री पर नहीं होता तो कोई भी इसे करीब से देख सकता था, लेकिन चूंकि ये बिक्री पर था, बात अलग थी। जैसे कई दुकानों में कुछ कीमती चीजों को सीधे छूने की इजाजत नहीं होती। ये अर्धज्वारी कच्चा माल लगभग बिक चुका था। अगर अब शिवांश को इसे देखने की इजाजत दी जाती तो क्या कोई और भी देखना चाहेगा? तब ये अर्धज्वारी कच्चा माल बिकता ही नहीं। ऐसा करें, मैं इस अर्धज्वारी कच्चे माल को देखने के लिए 10,000 रुपये दूंगा, क्या कहते हो? शिवांश को भी पता था कि वो जो कह रहा है वो नियमों के खिलाफ है, लेकिन ये अर्धज्वारी कच्चा माल वाकई बहुत अजीब था। वो इसे करीब से देखना चाहता था। ये दुकान मालिक अभी भी थोड़ा हिचक रहा था। ऐसा करें, इस अर्धज्वारी कच्चे माल के बिकने के बाद तुम इसके मालिक को पैसे देकर इसे देख सकते हो, कैसा रहेगा? दुकान मालिक ने सुझाव दिया। 10,000 रुपये सिर्फ एक ज्वारी पत्थर देखने के लिए कोई भी इसे मना नहीं करता, क्योंकि ये लगभग मुफ्त पैसा था। ठीक है, शिवांश ने सिर हिलाया। वो दुकान मालिक के लिए मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता था। 6 लाख की कीमत पर, जो पहले ही कम नहीं थी, किसी और ने बोली नहीं लगाई और ये अर्धज्वारी कच्चा माल एक थोड़ा मोटा आदमी ले गया। महाशय, क्या मैं आपके हाथ में कच्चा माल देख सकता हूँ? मैं इसके लिए 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ। शिवांश उस मोटे आदमी के पास गया और बोला, क्या तुम पत्थर ज्वारी महादक्ष हो? मोटे आदमी ने शिवांश को देखा और पूछा। हाँ, शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। ये म्यांमार ज़ैड फेयर था। यहाँ आने वाले साधारण ज्वेलर नहीं थे। पूरा म्यांमार ज़ैड फेयर दुनिया के 60% से ज्यादा पत्थर ज्वारी महादक्षों को इकट्ठा करता था। ऐसा कहीं और नहीं हो सकता था। ठीक है, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, बस इसे मूल्यांकन करके बता दो। मोटे आदमी की आंखें चमक उठी और शिवांश को देखने में थोड़ा सम्मान झलकने लगा। शुक्रिया। शिवांश ने ज्वारी पत्थर लिया और उसे देखने लगा। उसे पहले ही पता था कि इस ज्वारी पत्थर में ज़ैड बिल्कुल नहीं था, जिससे ये बेकार था। शिवांश ने अपनी जेब से एक छोटा टॉर्च निकाला और देखना शुरू किया। सच तो ये था कि वो बस दिखावा कर रहा था। वो ज्यादा अपनी प्राण शक्ति संवेदना की विधि पर भरोसा करता था। क्या शानदार कच्चा माल! सिर्फ एक पल देखने के बाद शिवांश की आंखों में हैरानी की चमक थी और वो बुदबुदाया, भाई, क्या ये ज्वारी पत्थर बड़ा मुनाफा देगा? मोटे आदमी ने ये सुनकर बहुत खुशी से कहा। उसे पत्थर ज्वारी की ज्यादा समझ नहीं थी। अगर उसका दोस्त उसे यहाँ मजा करने के लिए न बुलाता तो वो यहाँ नहीं आता। चूंकि वो यहाँ था तो स्वाभाविक रूप से कुछ ज्वारी पत्थर चुनकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। दुर्भाग्य से उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसने जो कुछ पूर्ण बंद कच्चे माल चुने उनमें कुछ नहीं निकला। तभी यहाँ एक अर्धज्वारी कच्चा माल था तो वो तुरंत दौड़ा और 6 लाख में इसे खरीद लिया। बड़ा मुनाफा! शिवांश ने मन ही मन कड़वाहट भरी मुस्कान दी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि कच्चा माल शानदार है, ये नहीं कि इसमें ज़ैड है। उसका मतलब था कि ये कच्चा माल, चाहे उसकी कटी सतह हो, हरा रंग हो या खुद कच्चा माल, लगभग शानदार दिखने वाला था। शिवांश की उंगली हल्के से कच्चे माल पर फिरी और उसने भवें उठाईं। ये पत्थर की गुणवत्ता! ये! शिवांश ने सामने के कच्चे माल को देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पूरी तरह पत्थर की गुणवत्ता वाला कच्चा माल भला हरा रंग कैसे दिखा सकता था? नकली ज्वारी पत्थर! अचानक शिवांश को याद आया कि गुरु देवानंद ने अशोक भट्ट के बारे में बताया था कि उन्होंने पहले नकली कच्चे माल बनाए थे। क्या ये अर्धज्वारी कच्चा माल वैसा ही नहीं था? एक लगभग शानदार अर्धज्वारी कच्चा माल, फिर भी इसमें ज़ैड नहीं, ये बस एक नकली ज्वारी पत्थर था।
सिर्फ एक नकली ज्वारी पत्थर ही ऐसी स्थिति दिखा सकता था। इसका लुक लगभग शानदार था, लेकिन इसमें प्राण शक्ति नहीं थी, क्योंकि ये कच्चा माल पूरी तरह नकली था और अंदर का हरा रंग कृत्रिम रूप से बनाया गया था। भाई, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा, क्या इस अर्ध ज्वारी कच्चे माल में कुछ गड़बड़ है? उसी वक्त पास में खड़े मोटे आदमी ने शिवांश का बदलता चेहरा देखकर भवें सिकुड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस इस ज्वारी पत्थर को समझ नहीं पा रहा, शिवांश ने जल्दी से कहा। वो अशोक भट्ट विक्रांत का गुरु था, एक बहुत ताकतवर शख्स, और शिवांश उसे उकसाने का कोई इरादा नहीं रखता था। मुझे कुछ और काम है, मैं चलता हूँ, ये कहकर शिवांश और सिद्धार्थ मुड़े और चले गए। समझ नहीं पा रहा, मोटे आदमी ने भवें सिकुड़ी शिवांश को जाते हुए देखा, फिर सामने के अर्ध ज्वारी कच्चे माल को। अध्याय 95। शिवांश के जाते ही एक शख्स मोटे आदमी के पास आया, जिसके साथ कई हटे कट्टे अधेड़ उम्र के लोग थे, जो साफ तौर पर बॉडीगार्ड्स थे। उनके पास एक हरे कपड़ों में बुजुर्ग भी था, जो शायद पत्थर ज्वारी सलाहकार था। अर्नव खुराना, वो कौन था? शख्स ने शिवांश को जाते हुए देखकर पूछा। मुझे नहीं पता, मजेदार शख्स था, अर्नव ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। ओह, शख्स की नजर अर्नव के पास के अर्धज्वारी माल पर पड़ी, उसकी आंखों में एक चमक थी। फिर वो हंसा। क्या ये वो अर्धज्वारी माल है जो तुमने खरीदा? कैसा है? बुरा नहीं न? अर्नव ने गर्व से कहा। हाँ, बुरा नहीं, शख्स ने सिर हिलाया। लेकिन अभी उस लड़के ने कहा कि वो इस ज्वारी पत्थर को समझ नहीं पाया। मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन वो ऐसे भागा जैसे डर गया हो, अर्नव ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मैं, अर्नव खुराना, इतना डरावना हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम डरावने हो या नहीं, लेकिन उस वजन के साथ ज्यादातर लोग सचमुच संभाल नहीं सकते, शख्स ने जोर से हंसते हुए कहा। ये सुनकर अर्नव का चेहरा अंधेरा हो गया। अपने ज्यादा वजन की वजह से उसे अक्सर हमउम्र लोग चिढ़ाते थे। सिर्फ कुछ लोग ही उसके साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत करते थे, और सामने वाला शख्स उनमें से एक था। सिर्फ तुम ही, समीर राणा। कोई और होता तो मैं उसे सबक सिखाता, अर्नव ने लापरवाही से कहा। समीर ने अर्नव के शब्दों पर सिर्फ मुस्कुराया, बिना जरा भी शक के। खुराना परिवार की पृष्ठभूमि राणा परिवार से बेहतर थी, और अर्नव दिल्ली में कुख्यात शैतान राजा था। बहुत कम लोग उसे उकसाने की हिम्मत करते थे। शशांक चाचा, कृपया अर्नव के लिए इसे देखें, समीर ने पास के बुजुर्ग से कहा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, फिर सामने के अर्ध ज्वारी माल को ध्यान से देखा। इतना शानदार माल! एक पल बाद बुजुर्ग थोड़ा हैरान था। ऐसा शानदार अर्ध ज्वारी माल दुर्लभ था। सिर्फ दिख रहे हरे रंग से साफ था कि ये ज्वारी पत्थर कम से कम चिपचिपा प्रकार का था। भले ही इसके बर्फ प्रकार होने की संभावना कम थी, लेकिन ये माल पहले से ही कटा हुआ चिपचिपा प्रकार माना जा सकता था। उसे तो शक था कि अर्नव ने इसे किसी और के लगभग कटे हुए माल से खरीदा था। आखिर हर कोई शिवांश की तरह नहीं था, जो बता सके कि माल में चिपचिपा प्रकार या उससे ऊंचा ज़ैड है या नहीं। ज्वारी पत्थरों की स्वाभाविक अनिश्चितता के साथ, जहां एक कट से किस्मत बन सकती थी और दूसरा बर्बादी ला सकता था, कुछ पहलू काटकर बेचना आम था। जब शिवांश ने सफल कट लिया, तो पास में लगभग सभी ने बोली लगानी शुरू कर दी थी। यही वजह थी। शशांक चाचा, उस लड़के ने भी यही कहा, लेकिन फिर भी बोला कि वो इस माल को समझ नहीं पाया, अर्नव ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने शिवांश को कहते सुना था कि माल लगभग शानदार है। ये बुजुर्ग के पास शब्द नहीं थे। अगर कोई साधारण इंसान ने ऐसा कहा होता, तो वो शायद सीधे कह देता कि वो, शशांक देसाई, एक पत्थर ज्वारी महादक्ष है, और एक 20 साल का लड़का उसकी तुलना कैसे कर सकता है। लेकिन चूंकि ये अर्नव ने कहा, तो वो ऐसा खंडन नहीं कर सकता था। पास में खड़े समीर ने शशांक की हिचक साफ देखी और बीच में बोला, अर्नव, एक 20 साल के लड़के की पत्थर ज्वारी कला भला शशांक चाचा की तुलना कैसे कर सकती है? क्यों नहीं? आज सुबह जिस लड़के से मेरी मुलाकात हुई, क्या शशांक चाचा ने नहीं कहा कि उसकी पत्थर ज्वारी कला उनसे कम नहीं थी? अर्नव ने लापरवाही से कहा। ये सुनकर समीर को कड़वाहट भरी मुस्कान देनी पड़ी। उसे पता था कि अर्नव किसका जिक्र कर रहा था। वो पन्ना राजा का सीधा शिष्य था। पन्ना राजा के सबसे बड़े शिष्य की मृत्यु के बाद इस शिष्य को पन्ना राजा ने बचपन से पाला था। 20 साल से ज्यादा समय तक पन्ना राजा के साथ पत्थर ज्वारी सीखने के बाद एक सुअर भी पत्थर ज्वारी सीख लेता। क्यों न इसे काट कर देखें? समीर ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। अर्नव ने सिर हिलाया। कई बॉडीगार्ड्स ने तुरंत एक कटिंग मशीन ढूंढी और पत्थर काटने की तैयारी शुरू की। ... होटल के कमरे में शिवांश ने गंभीर चेहरा बनाकर कॉफी पी। नकली ज्वारी पत्थर, ये मसला बहुत बड़ा था। शिवांश, तुमने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या हुआ? शालिनी जैसे ही अंदर आए, उसने पूछा। उसके पीछे गुरु देवानंद थे। बड़ी बात। शिवांश ने शालिनी को देखा, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। ये देखकर शालिनी का दिल धक से रह गया। आखिरी बार शिवांश ने ऐसा तब कहा था जब गुरु देवानंद विक्रांत राणा के लिए काम कर रहे थे, और उसने आधी रात को उसे ये बताने के लिए ढूंढा था।
साफ था कि ये मौजूदा मसला शिवांश के लिए इतना अहम था कि शायद ये उस बार से कम नहीं था। ये सोचकर शालिनी की चिंता बढ़ गई। ये म्यांमार जेड फेयर उसकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। अगले ही पल शालिनी ने सिद्धार्थ और बाकियों को इशारा किया और वो तुरंत कमरे से बाहर चले गए, जिससे कमरे में सिर्फ शिवांश और वो 2 लोग रह गए। गुरु देवानंद, अगर तुमने कोई नकली माल देखा तो क्या तुम उसे पहचान सकते हो? शिवांश ने पास में खड़े गुरु देवानंद से भारी आवाज में पूछा। नकली माल? गुरु देवानंद का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा कुछ मिला? मुझे लगता है हाँ, शिवांश ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। ये गुरु देवानंद ने शिवांश को देखा, एक पल के लिए शब्दों के लिए अटक गया। नकली माल? उसे किसी और से बेहतर पता था कि इसका क्या मतलब है। ये अशोक भट्ट ने बनाया था। नकली माल? क्या सचमुच नकली माल होते हैं? उनकी बात सुनकर शालिनी हैरान होकर बोली। पत्थर जुआरी में स्वाभाविक रूप से बहुत जोखिम होता है, लेकिन उसने कभी नकली माल के बारे में नहीं सुना था। ये तो जुआरी जैसा था, क्या नकली जुआरी हो सकता है? भले ही जुआरी के औजारों में गड़बड़ हो, वो नकली जुआरी नहीं था, वो धोखा था। इसके अलावा पत्थर जुआरी आम जुआरी से अलग था। अगर किसी को पत्थर जुआरी की थोड़ी सी भी जानकारी हो तो कच्चे माल और साधारण पत्थर में फर्क करना कोई मुश्किल नहीं था। अगर कोई कच्चे माल और साधारण पत्थर में फर्क भी नहीं कर सकता तो वो पत्थर जुआरी की बात कैसे कर सकता था? तुम अभी जवान हो तो नहीं जानती। नकली माल वाकई होते हैं, जैसे प्राचीन वस्तुओं में ऊंची नकल और बारीक नकल। गुरु देवानंद ने शालिनी को देखा और धीरे से कहा, ये। शालिनी ने गुरु देवानंद को अविश्वास से देखा। भले ही वो पत्थर जुआरी महादक्ष नहीं थी, लेकिन बचपन से जेड उद्योग में रहने की वजह से वो एक पत्थर जुआरी विशेषज्ञ मानी जाती थी। फिर भी ये पहली बार था जब उसने नकली जुआरी पत्थरों के बारे में सुना था। नकल की तो बात ही छोड़ो, इसने उसकी पहले की समझ को पूरी तरह पलट दिया। लेकिन ये कई साल पहले की बात थी। नकली माल बहुत समय से सामने नहीं आए और मुझे नहीं लगा था कि अब फिर से दिखेंगे। गुरु देवानंद ने हल्की सी आह भरी, शिवांश को देखा और गंभीर होकर बोले, क्या तुम पक्का मानते हो कि वो नकली माल था? मैं पक्का हूँ, शिवांश ने सिर हिलाया। ये मसला बहुत बड़ा था, उसने इसे बार बार जांचा था। मुझे पता था कि वो मरा नहीं था, तो मुझे पता था कि ये दिन देर सबेर आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी। गुरु देवानंद ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी और आगे बोले, पूरी पत्थर जुआरी दुनिया में नकली माल को पहचानने वाले लोग मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं हैं। दुर्भाग्य से मैं उनमें से एक नहीं हूँ। गुरु देवानंद, यहाँ तक कि तुम भी नकली माल को नहीं पहचान सकते? शालिनी ने हैरानी से पूछा। इसमें अजीब क्या है? उस समय सिर्फ पन्ना राजा ही उन्हें पहचान सकता था। भले ही कुछ लोग पन्ना राजा के मार्गदर्शन में उन्हें पहचान सकते थे, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। लेकिन अगर उन्हें खोल दिया जाए तो मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। गुरु देवानंद ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। जितना ऊंचा स्तर उतनी ही उन्नत नकली तकनीक। अशोक भट्ट वो शिष्य था जिससे पन्ना राजा की परंपरा के वारिस होने की उम्मीद थी। क्या उसकी नकली कला खराब हो सकती थी?